दोस्तों चैप्टर 1 की शुरुआत होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट से। वो यहाँ किसी से कंप्लेन कर रहा है। वो कहता है कि उसके मैनेजर ने ये काम उसे सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि और कोई भी दूसरे जूनियर्स वहाँ मौजूद नहीं थे। चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं तो तब हमें पता चलता है कि वो किसी रोबोट से बात कर रहा था। दरअसल वो यहाँ रोबोट को मैनेजर के साथ के अपने दुखड़े सुना रहा है। हाँ, ये बात और है कि उसकी बातें इस रोबोट को समझ में नहीं आती। दोस्तों बात एक्चुअली ये है कि हमारा मेन कैरेक्टर बस यहाँ फ्रस्ट्रेट हो गया है क्योंकि उसके दुखड़े सुनने वाला कोई भी इंसान वहां मौजूद नहीं है। वो खुद को अकेला महसूस कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसने गलत जगह चुन ली नौकरी करने की। 2 महीने पहले तक तो बड़ा ही खुश था क्योंकि उसे फाइनली अपनी मिलिट्री सर्विसेज से डिस्चार्ज मिल गया था। वो इतना खुश था कि उसे बाहर का मौसम भी सुहाना लगने लगा था। अपनी सर्विसेज से डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद ही उसे पता चला कि उसके पेरेंट्स कहीं और ही शिफ्ट हो चुके हैं। बट जाते जाते वो हमारे मेन कैरेक्टर के लिए कुछ अच्छा काम करके गए। दरअसल उसके पेरेंट्स ने हमारे मेन कैरेक्टर के लिए एक स्टूडियो अपार्टमेंट रेंट पर लिया था, जिसका उन्होंने डिपॉजिट और आने वाले 6 महीने का रेंट भी एडवांस में चुका दिया था। जिसका मतलब यह है कि उसे अब अपने अपार्टमेंट में अकेले ही रहना होगा। हालांकि मिलिट्री सर्विस करने के बाद उसके पास अच्छी खासी सेविंग्स हो गई है, जिसकी वजह से उसे कुछ वक्त तक प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हम जानते हैं कि अकेलेपन का इलाज पैसा नहीं है, तो इसलिए जरा सा भी वक्त गवाए बिना ही वो लग गया जॉब्स ढूंढने के लिए। मगर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसे कोई भी मामूली नौकरी भी नहीं मिल रही थी। और कुछ लोगों ने तो उसे इंटरव्यू देने का मौका तक नहीं दिया। उसे उसकी शक्ल देखकर ही लोग उसे बाहर से भगा दे रहे थे। जिसके बाद थक हार कर अपनी यह दास्तान हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बहनों को बताता है। पहले तो वो दोनों उसकी अच्छी खासी खिंचाई करते हैं, बट बाद में उसकी एक बहन बताती है कि एक डिलीवरी कंपनी उसके जैसी गंदी शक्ल वालों को हायर कर रही है, तो वो रेकमेंड करती है अपने भाई को। दोस्तों हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है किम, और वो किसी डिलीवरी कंपनी के लिए काम कर रहा है। और हम इसे इस वक्त किसी फैसिलिटी में देख सकते हैं। ये एक लॉजिस्टिक सेंटर है जहाँ से ये कंपनी अपने कस्टमर्स के पैकेजेस को डिस्पैच करती है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ मोस्टली जो भी काम है वो सारा रोबोट्स और ड्रोन्स कर रहे हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर एक लौता इंसान है जो यहाँ पर काम कर रहा है। उसे लगता है कि मैनेजर से अच्छे तो ये रोबोट्स हैं। हाँ भाई, आई फील यू। उसके मैनेजर ने उसे जो काम दिया था वो काम खत्म करने के बाद जब वो फ्री हुआ तो तब उसे जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई देती है। वो किसी तरह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जब वो काम नहीं आया तो तब वो मैनेजर को कॉल लगाने की कोशिश करता है, बट वो भी काम नहीं आता क्योंकि मैनेजर की सारी कॉल्स वॉइस मेल पर जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसने पहले तो सोचा कि टोल फ्री इमरजेंसी नंबर पर कांटेक्ट करके कहीं से मदद बुलाई जाए, बट वो उस आइडिया को तुरंत ही खारिज कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि इस छोटी सी बात के लिए उसका मैनेजर उस पर चिल्लाना शुरू कर देगा। तो तब वो अपनी परिस्थिति की जानकारी मैसेज करके अपनी बहन को देता है, जिसने एक सेकंड भी नहीं लगाया अपने भाई का मजाक उड़ाने के लिए। बट फिर तभी अचानक से उसकी बहन लिखती है कि उसे अभी अभी कहीं से पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरने की आवाज़ सुनाई दी। किम तुरंत ही अपने सिस्टर को कॉल लगाता है, बट वो उससे कुछ बात कर पाता उससे पहले उसे फैसिलिटी की तरफ से रेड अलर्ट मिलता है, जिसकी अनाउंसमेंट में वहाँ मौजूद सभी एम्प्लॉयज़ को ये पूरा एरिया खाली करने के लिए कहा जाता है। अनाउंसमेंट सुनते ही किम वहां दरवाजे को अपने हाथों से जोर जोर से पटकने की कोशिश करता है ताकि किसी तरह लोगों को बता सके कि वो यहाँ पर फंसा हुआ है। मगर वो श्योर नहीं है कि इतने शोर में कोई उसकी आवाज़ सुन भी पाएगा या नहीं, इसलिए लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर वो इमरजेंसी नंबर डायल करता है। मगर जब उसने सिग्नल देखा तो तब उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। वो नहीं जानता कि ऐसे में वो क्या करे। बट फिर सडनली उसे दरवाजे के पीटने की आवाज़ सुनाई दी। वो देखता है कि कोई दूसरी तरफ से दरवाजे को जबरदस्ती ब्रूट फोर्स के जरिए खोलने की कोशिश कर रहा है। मगर किम यहाँ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है क्योंकि उसे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि अगर उसने आवाज़ की तो हो सकता है कि उसकी जान खतरे में पड़ जाए। इसलिए वो बेबस होकर वहीं दरवाजे के पास कुछ इस तरह से बैठ गया। दोस्तों अब 3 दिन हो चुके हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट को यहाँ पर फंसे हुए। वो नहीं जानता कि बाहर क्या हुआ, बाहर किसी तरह की जंग शुरू हो गई या क्या हुआ, उसे कोई खबर नहीं है। बस वो इतना समझता है कि अभी वो अगर जिंदा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कई दिनों से यहाँ पर फंसा हुआ है। और अब क्योंकि वो रेड अलार्म भी कल से बंद है तो उसे नींद भी अच्छी खासी आ रही है। यहाँ पर इस फैसिलिटी में उसके पास खाना पीना सब कुछ है, बट जो नहीं है वो है किसी से भी मदद मांगने का जरिया, क्योंकि एक तो नेटवर्क नहीं है और ऊपर से उसकी मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो रही है। वो नहीं जानता कि बाहर के हालात क्या हैं। वो बस यहाँ प्रे करता है कि सभी सुरक्षित हों। और फिर दोस्तों वो घड़ी आती है जिसका मैं सालों से इंतजार कर रहा था। किम को हवा में तैरती हुई कुछ विंडोज दिखाई देती हैं, जिसके अनुसार किम को किसी चीज के लिए चुना गया है और वो उसे सजेस्ट करती है कि वो अपनी अवेकन एबिलिटी को चेक करे। और फिर एक और विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा है कि वो उसके सामने वाले पूरे एरिया को अपने खुद के सब स्पेस में स्टोर कर सकता है, जिसके लिए उसे सिर्फ एक ही मौका मिलेगा। और दोस्तों ये खिड़कियां देखकर उसे लगता है कि अब फाइनली वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका है, जिसकी वजह से अब वो फैंटेसी और रियलिटी में फर्क भी करना भूल गया है। थोड़े समय तक इस चीज को मजाक में लेने के बाद
वो डिसाइड करता है कि वो इस पूरी फैसिलिटी यानी इस पूरे लॉजिस्टिक सेंटर को ही अपने सब स्पेस में स्टोर करना चाहता है। एक बार जब इसकी कंफर्मेशन सिस्टम को मिल गई कि किम सचमुच में इस पूरी फैसिलिटी को अपने सब स्पेस में स्टोर करना चाहता है, तो तब अचानक से किम बाहर टेलीपोर्ट हो गया, जिससे उसके साथ साथ हमें भी पता चलता है कि बाहर दुनिया का क्या हाल हो रखा है। मुंडी घुमाने पर वो अपने मैनेजर के बेजान शरीर को देखता है। फिर उसे ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने के कुछ नोटिफिकेशंस मिलते हैं, जिसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अपने मैनेजर को इस तरह बेजान पड़ा हुआ देखकर किम वहीं उसी वक्त उल्टी कर देता है, मगर उसे खुद को संभालने का मौका मिलता उससे पहले वो खुद के सामने एक बड़ी सी परछाई देखता है। अगले पैनल में हमें पता चलता है कि वो किसी तरह का और मॉन्स्टर है। वो बिना मुड़े ये समझ जाता है कि उसके पीछे जरूर कोई डरावनी चीज है जिससे उसकी जान को खतरा है, क्योंकि उसे अपने पीछे किसी की गुर्राने की आवाज सुनाई दी थी। पहले तो उसे लगा कि कोई गोरिल्ला या भालू होगा, मगर फिलहाल वो अपने सारे फालतू के विचारों को साइड में रखते हुए वहां से कल्टी मार लेता है। उस औरत को देखकर वो समझ नहीं पाता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वो किसी तरह उस औरत से अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश करता है, मगर ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो औरत उससे कहीं ज्यादा तेज और साइज में कहीं ज्यादा बड़ा है, जिससे कि वो तेजी से अपने डिस्टेंस को कवर कर रहा है। मगर वो और उस तक पहुंच पाता उससे पहले सिस्टम की तरफ से उसे नोटिफिकेशन मिलता है, जिसमें वो किम को उसके सब स्पेस में जाने के लिए पूछता है, और वो बिना हिचकिचाए अपने सब स्पेस में एंटर करता है। दोस्तों, फैसिलिटी में एंटर करते ही उसे पता चलता है कि वो ऑर्क उसकी तरह यहाँ अंदर नहीं आ सकता। उसे वहां एक ड्रोन आकर कहता है कि बिना उसकी मर्जी के कोई भी जिंदा या मुर्दा चीज, यहाँ तक कि किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी उसके सब स्पेस में दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा प्रोटैगनिस्ट इस सब स्पेस का मास्टर है। अब से दोस्तों मैं उस सब स्पेस को फैसिलिटी कहकर रेफर करूंगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ड्रोन की बातें सुनकर वो चौंक गया। फिर वो अपने आसपास की पूरी फैसिलिटी को देखता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये पूरी जगह अब उसकी है। वो ये सब देखकर कहीं ज्यादा खुश था, क्योंकि वो अब जान चुका है कि वो यहाँ पर अब पूरी तरह से महफूज है। सिस्टम के तौर पर पहली बार फैसिलिटी में एंटर करने के लिए उसे एक चमकीला पत्थर मिलता है, जिसका नाम है माना स्टोन, बट मैं उसे सिंपली पत्थर या एमपी पत्थर बुलाना ज्यादा पसंद करूंगा। फिर दोस्तों सिस्टम की तरफ से उसे थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। उस जानकारी के अनुसार पैक्स फुलफिलमेंट सेंटर, जिसे हम फैसिलिटी कहते हैं, वो 5 मंजिला एक इमारत है, जिसका कुल मिलाकर एरिया है करीब 33,000 स्क्वायर मीटर, जो 3,55,209 स्क्वायर फुट के बराबर होता है। दूसरी खिड़की में भी कुछ टेक्निकल चीजें लिखी हुई हैं, जिसे आप देख सकते हैं। जिसके बाद वो ड्रोन उसे कहता है कि जो पत्थर उसके पास है उसका इस्तेमाल करके वो अपनी फैसिलिटी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी सप्लाई कर सकता है। एक पत्थर पूरी फैसिलिटी को 24 घंटे तक पावर देने की काबिल है। ये पूरी फैसिलिटी हर प्रोडक्ट के एनवायरनमेंट को खुद ही मॉडिफाइड कर देती है उस प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसे स्टेबल रखने के लिए ही इन पत्थरों की जरूरत पड़ती है। और अगर इन्हें पावर सप्लाई मिलना बंद हो जाए तो इसके अंदर रखी खाने पीने की सभी चीजों पर ग्रेटली इफेक्ट पड़ेगा। किम जानता है कि खाने पीने की चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी मनुष्य के जीवन में, खास करके तब जब बाहर का माहौल कुछ ऐसा हो। तो वो ड्रोन से पूछता है कि वो और पत्थरों को कैसे कलेक्ट कर सकता है। किम के सवाल का जवाब देते हुए वो ड्रोन कहता है कि वो पत्थर उसे दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों से मिलेंगे, यानी इस तरह के मॉन्स्टर से। वो उसे तुरंत ही उस ड्रोन को वापस दे देता है, ये कहकर कि फिलहाल वो इस पत्थर का इस्तेमाल इस फैसिलिटी के मेंटेनेंस के लिए करे। अब सामने खड़े इस मॉन्स्टर को देखकर वो ड्रोन से कुछ औजार ले आने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता है कि जब तक वो मॉन्स्टर वहां खड़ा है तब तक वो वहां से बाहर नहीं जा सकता। बट वो श्योर नहीं है कि ये औजार उसकी मोटी चमड़ी को नुकसान पहुंचा पाएगा या नहीं। बट फिर भी वो एक छोटी सी कुल्हाड़ी उसकी ओर फेंक के मारता है, इस उम्मीद में कि वो अगर सीरियसली इंजर्ड भी हो गया तो फिर भी उसका काम हो जाएगा। मगर उसके बाद तब हमें पता चलता है कि उसका कुल्हाड़ी को फेंकना काम नहीं आया। हालांकि वो कुल्हाड़ी उसे लगी तो सही, बट वो इतना नुकसान नहीं कर पाए जितना किम ने सोचा था। और दोस्तों उसके बाद हमें पता चलता है कि ये फैसिलिटी किसी भी आइटम को डुप्लीकेट कर सकती है। किम ने जब उससे पूछा कि पहले इस डब्बे में 15 कुल्हाड़ियां थी, तो अब इतनी ज्यादा कैसे हो गई, तो तब ड्रोन उसका कंफ्यूजन दूर करते हुए उसे बताता है कि यहाँ पर जितनी भी आइटम्स हैं उन सबको ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन में पहले ही कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि सिस्टम यहाँ की हर चीज की डुप्लीकेट कॉपी बना सकती है। हालांकि उन चीजों की इंफॉर्मेशन को बदला जा सकता है, बट उसका असर उस पर्टिकुलर चीज की क्वांटिटी में या उसके स्टॉक पर नहीं पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर यह क्लियर नहीं है कि ये डुप्लीकेट करने वाली टेक्निक खाने पीने की चीजों पर भी काम करेगी या नहीं। अगर फैसिलिटी खाने की चीजों को भी डुप्लीकेट कर सकती है वाइल मेंटेनिंग द टेस्ट एंड फ्लेवर, तो दोस्तों हमारे प्रोटैगनिस्ट से ज्यादा खुश इंसान इस बर्बाद दुनिया में और कोई नहीं होगा। अब जबकि किम को हथियारों के स्टॉक की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो वो फ्रीली इन कुल्हाड़ियों को जैसे तैसे उन मॉन्स्टर्स पर फेंक सकता है। बट वो ड्रोन किम को इससे भी बेहतर रास्ता बताता है। ड्रोन कहता है कि उसे मॉन्स्टर्स पर कुल्हाड़ी मैन्युअली फेंकने की जरूरत नहीं है। वो अगर चाहे तो इस कुल्हाड़ी को या इस फैसिलिटी के किसी भी प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली अपनी फैसिलिटी के बाहर शिप कर सकता है। ड्रोन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि वो हर 30 सेकंड्स में किसी भी आइटम को शिप कर सकता है।
अगर उसे 30 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं तो वो मानव पत्थरों की मदद से अपनी स्किल को अपग्रेड या इनहेंस भी कर सकता है, जिससे कि उसकी स्किल के साथ साथ उस स्किल को यूज करने के जो भी कूलडाउन है वो भी कम हो जाएंगे। किम हैरान हो गए ये सब सुनकर कि शिपिंग भी एक स्किल है, लेकिन बाकी सारी बातों को साइड में रख कर वो ड्रोन से पूछता है कि वो इस स्किल का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। तब ड्रोन उसे बताता है कि उसे सबसे पहले किसी भी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट के बारे में सोचना होगा और कहना होगा शिप, जिससे कि वो प्रोडक्ट उसके डिजायर लोकेशन पर ऑटोमेटिकली शिप हो जाएगा। और फिर अगले पैनल में हम देख सकते हैं कि किम ने अपनी स्किल का इस्तेमाल करके अपनी कुल्हाड़ी उस ऑर्क के टकले पे दे मारी है, जिसकी वजह से उस ऑर्क की इंस्टेंटली मौत हो जाती है। किम अपनी कुल्हाड़ी की रफ्तार को देखकर चौंक गया और तब हमें पता चलता है कि स्किल का इस्तेमाल करने में उसकी शिपिंग स्पीड का भी बहुत बड़ा रोल है। किम की वो कुल्हाड़ी उस ऑर्क को जाकर लगी क्योंकि वो कुल्हाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां गई थी। और तब हमें ड्रोन के द्वारा ये भी पता चलता है कि वो इस स्पीड को कम या ज्यादा भी कर सकता है, बट फिलहाल उसे अगर अपनी लिमिट से ज्यादा रफ्तार चाहिए तो सबसे पहले उसे पत्थरों के जरिए अपनी स्किल को इनहेंस करना होगा, जिसके बाद ही वो अपनी स्किल्स को फ्रीली इस्तेमाल कर पाएगा। अब क्योंकि दोस्तों किम को ऑलमोस्ट सारी जानकारी मिल गई है तो फैसिलिटी से खुद के लिए कुछ कपड़े और इक्विपमेंट्स ढूंढता है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसे क्या करना है। दोस्तों किम की सबसे पहली प्रायोरिटी है अपने परिवार की सेफ्टी को इंश्योर करना, जिसके लिए वो सियोल के मैप पर उसका परिवार जहां शिफ्ट हुआ है वहां तक का राउट प्लान करता है। वैसे हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास कोई कार या बाइक नहीं है तो वहां तक जाने के लिए बाइसिकल का इस्तेमाल करेगा, जिसकी वैल्यू इस एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में किसी भी सुपर कार से कम नहीं होगी। और फिर वो निकल जाता है अपने परिवार से मिलने के लिए। बट दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि इस बर्बाद दुनिया में साइकिल से सफर करना उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना अपनी गर्लफ्रेंड को संभालना। फैसिलिटी से निकलते ही उसका सामना और मॉन्स्टर से होता है, और मैं सिर्फ आधे घंटे में ही हमारे मेन कैरेक्टर ने ऐसे 12 मॉन्स्टर्स को हरा दिया है। उन मॉन्स्टर्स का सामना करने के बाद उसे पता चला कि उसकी ये स्किल कितनी ओवरपावर्ड है। हाँ ये बात और है कि इस एबिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए उस पर फिलहाल के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर हैं, बट उन्हें भी हटाया जा सकता है उन पत्थरों का इस्तेमाल करके। जैसे जैसे वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करेगा वैसे वैसे वो कूल डाउन भी कम होता जाएगा। और फिर दोस्तों हमें पता चलता है कि इस एबिलिटी की एक पैसिव स्किल भी है जिसका नाम है प्रोडक्ट रिट्रीवल। इसका इस्तेमाल वो ठीक वैसे ही कर सकता है जैसे मार्वल मूवीज में थॉर करता है मेयोनीर और स्टॉर्म ब्रेकर को अपने पास बुलाने के लिए। और दोस्तों इस स्किल से वो मॉन्स्टर्स के पत्थरों को भी उन्हें मारने के बाद रिट्रीव कर सकता है। इसका सिंपल सिंपल मतलब ये है कि वो पत्थर तब तक फैसिलिटी का प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा जब तक कि किम उस मॉन्स्टर को जिसका वो पत्थर है उससे मार नहीं देता। हालांकि ये प्रॉपर कैसे काम करता है उसका आइडिया हमारे मेन कैरेक्टर को भी नहीं है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि अपने परिवार से मिलने के बाद वो अपने परिवार को भी इस फैसिलिटी में ले आएगा, जिससे कि वो उन सब को सुरक्षित रख सके। दोस्तों फैसिलिटी के बाहर कुछ वक्त गुजार कर किम को पता चलता है कि वो ऑर्क मॉन्स्टर्स ही अकेला खतरा नहीं है। बाहर और भी कई सारी प्रजाति के मॉन्स्टर्स हैं जिनका ना कि सिर्फ किम को बल्कि पूरी मानव जाति को सामना करना है। वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे किसी की चीखें सुनाई देती हैं। अगले पैनल में हम देखते हैं कि कोई दो लोग किसी वाइवन टाइप मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हम देख सकते हैं कि उसके पास अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक खंजर है। मॉन्स्टर को इतना नजदीक से देखने के बाद उस दूसरे बंदे की टंगड़ियां कांपने लग जाती हैं, मगर वो वाइवन मॉन्स्टर उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता उससे पहले ही हमारा प्रोटैगनिस्ट आकर उन्हें बचा लेता है। किम के कपड़े देखकर उन दोनों को लगा कि वो कोई रियल मिलिट्री का सोल्जर है जिसने उनकी जान बचाई है। वो दोनों तुरंत ही किम का उनकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। किम तो बस खुश है कि दोनों उस मॉन्स्टर से जिंदा बच पाए, जिसके बाद वो उनका कंफ्यूजन दूर करते हुए कहता है कि वो कोई सोल्जर नहीं है, वो तो बस डिलीवरी कंपनी में जॉब करने वाला एक मामूली एम्प्लॉई है। वो लोग हैरान हो गए ये सुनकर कि अगर वो कोई मिलिट्री सोल्जर नहीं है तो उसने इस मॉन्स्टर को कैसे हराया। उनमें से का एक अज्यूम करता है कि किम के पास भी किसी तरह की कोई अवेकन एबिलिटी है। किम चौंक गया ये सुनकर। तब वो बंदा बताता है कि उसके पास भी एक एबिलिटी है। वो क्लियर करता है कि उसके पास किम की तरह कोई ऑफेंसिव एबिलिटी नहीं है। वो नहीं जानता कि ये कैसे काम करता है, बट उसे लगता है कि उसकी एबिलिटी एक ड्राइवर की है। हालांकि परिस्थितियों की वजह से उसे अब तक उसकी एबिलिटी को टेस्ट करने का मौका अब तक नहीं मिला है, बट वो श्योर है कि उसकी ड्राइविंग की ही एबिलिटी है। एनीवेज वो दूसरा बंदा जिसके पास कोई अवेकन एबिलिटी नहीं है, वो बताता है कि इस एरिया में एक लॉजिस्टिक सेंटर है जिसकी वजह से काफी सारे लोग यहाँ पर आए थे सरवाइव करने के लिए, मगर उन सब की किस्मत खराब निकली क्योंकि उनका पीछा करते करते यहाँ पर मॉन्स्टर्स भी आ गए, जिसकी वजह से कई सारे लोग मारे गए और अब उनमें से सिर्फ 10 या 15 लोग ही अब तक सरवाइव कर पाए हैं। उन्होंने फिलहाल किसी ब्लॉक ई के किसी अंडरग्राउंड टनल में शरण ली हुई है और ये दोनों भी उसी ग्रुप का हिस्सा हैं। दरअसल वो दोनों यहाँ ऊपर बाकियों के लिए राशन पानी का इंतजाम करने के लिए आए थे, बट यहाँ आकर उन्हें पता चला कि जिस लॉजिस्टिक सेंटर से उन्हें राशन पानी मिलने की उम्मीद थी वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही गायब हो चुकी है। फिर दोस्तों वो दोनों किम को अपने साथ अंडरग्राउंड टर्मिनल में आने के लिए इनवाइट करते हैं,
ये सोचकर कि किम के पास रहने की कोई जगह नहीं होगी और ना ही उसके पास खाना होगा, तो वो दोनों उसे यहाँ खाना भी ऑफर कर रहे हैं। किम नहीं जानता कि उन पर उसे भरोसा करना चाहिए या नहीं, मगर उन्होंने अभी अभी किसी व्हीकल का जिक्र किया है, जिसका मतलब ये है कि शायद इनके पास किसी तरह का चलाने लायक वाहन है। किम को वैसे रहने और खाने पीने की चीजों के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बट फिलहाल उसे जिसकी जरूरत है वो है इन्फॉर्मेशन। किम समझता है कि इनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो उसके काम आ सकती है। किम के पास इनके ऑफर को ना मानने की कोई वजह नहीं है, तो इसलिए वो राजी हो जाता है इनके साथ आने के लिए। जिसके बाद वो तीनों अंडरग्राउंड टर्मिनल की ओर जाने के लिए निकल जाते हैं, मगर उससे पहले किम वहां उनके पीछे से उस मॉन्स्टर का पत्थर छुपके से ले लेता है, जिसे उसने इन दोनों की जान बचाने के लिए हराया था। छुपके से इसलिए क्योंकि किम अपनी स्किल के बारे में किसी को भी बताने का रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि मुश्किल की घड़ियों में ही इंसान का राक्षसी रूप बाहर आता है। अगर उनमें से किसी को पता चलेगा कि उसके पास खाने पीने की चीजों का लिटरली भंडार है, तो वो लोग उसे ही मारने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए प्रिकॉशंस के तौर पर किम डिसाइड करता है कि वो अपनी एबिलिटीज के बारे में यहाँ किसी को भी नहीं बताएगा। अगले पैनल में हम देख सकते हैं कि किम और वो बाकी दोनों वहां अंडरग्राउंड टर्मिनल में पहुंच चुके हैं, जहां वो देखते हैं कि उसमें से का कोई वहां ऑर्क मॉन्स्टर की डेड बॉडी के पास खड़ा हुआ है। हमें बताया जाता है कि यह मॉन्स्टर किसी तरह यहाँ आ गया और वक्त रहते उन्होंने सिचुएशन को संभाल लिया, जिससे कि वहां पर ऑर्क मॉन्स्टर की वजह से कोई भी जान हानि नहीं हुई। जिसका मतलब ये है कि ये जगह उतनी सेफ नहीं है जितनी वो लोग किम को बोलकर यहाँ ले आए थे। जिसके बाद दोस्तों वो दोनों किम के बारे में वहां सबको बताते हैं, और ये भी कि कैसे उसने अपनी किसी एबिलिटी से उनकी जान बचाई है। और ये सुनकर वहाँ सभी लोग बड़े ही अच्छे अंदाज में किम का शुक्रिया अदा करते हैं, ये कहकर कि वो दोनों उनके लिए एक परिवार के समान है। और इतना ही नहीं, उस ग्रुप का लीडर भी वहाँ किम के नजदीक आकर उसके सामने झुककर उसका धन्यवाद करता है। जिसके बाद वो किम का यहाँ स्वागत करते हैं, ये कहकर के शर्माने की जरूरत नहीं है, ये जगह बाहर के कंपैरिजन में सेफ है। और अगर उनके पास खाना पानी खत्म भी हो जाएगा तो फिर भी वो लोग नजदीकी लॉजिस्टिक सेंटर से यहाँ लेकर आ सकते हैं, जो दर्शाता है कि वो लोग यहाँ इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि पास ही में एक लॉजिस्टिक सेंटर है, तो उन्हें यहाँ खाने पीने की कमी महसूस नहीं होगी। बट उस लीडर का भ्रम दूर करते हुए वो ड्राइवर उसे बताता है कि वो लॉजिस्टिक सेंटर किसी तरह से गायब हो गई, यानी पूरी की पूरी बिल्डिंग ही वहां से गायब हो चुकी है। लीडर को ऑब्वियसली भरोसा नहीं हो रहा था ड्राइवर की बातों का। लीडर फिर वहां सभी को बताता है कि डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ से कभी ना कभी तो जाना ही था। और तब हमें दोस्तों पता चलता है कि उनके पास व्हीकल्स तो हैं, मगर जो टनल वाला रास्ता उन्होंने चुना है वहां पर कई सारे वाइवन मॉन्स्टर्स ने अपना कब्जा जमा रखा है। और यही एक लौता रास्ता बचा है जो उन्हें इस एरिया से बाहर हाईवे पर ले जा सकता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इस आपातकालीन परिस्थिति की वजह से कई सारे रास्ते या तो ब्लॉक हो चुके हैं या तो फिर पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं, और यही एक लौता रास्ता बचा है जो इन्हें इस एरिया से बाहर ले जा सकता है। दोस्तों ये सुनकर किम को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, क्योंकि किम को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कैसे भी करके एक व्हीकल की जरूरत तो होगी, और साथ में वो मॉन्स्टर्स के जरिए अपनी एबिलिटीज को भी अपग्रेड कर पाएगा। तो इसलिए वो लीडर से इंसिस्ट करता है कि वो भी उन्हीं के साथ व्हीकल्स में गुफा के जरिए बाहर निकलेगा, और वो भी बिना अपनी एबिलिटीज को उनके सामने रिवील किए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता है। वो जानता है कि जब इंसानों के पास खाने को कुछ नहीं होता तो तब वो इंसान भी कब किसी मॉन्स्टर में बदल जाएगा इसका अंदाजा वो खुद इंसान को भी नहीं होता। यानी ऑल इन ऑल उसे यहाँ किसी पर भी भरोसा नहीं है। फिर तभी दोस्तों उसे सिस्टम की तरफ से हमारे प्रोटैगनिस्ट को कुछ खिड़कियां खुलती हुई दिखती हैं, जिसके मुताबिक कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जो वो इस वक्त अनलॉक कर सकता है। बट उस हर एक स्किल को अनलॉक करने के लिए उसे 10 पत्थर चाहिए, जो जाहिर है कि उतने उसके पास नहीं है। वो लीडर को कहता है कि टनल की सिचुएशन जानने के लिए वो वहां जाना चाहता है। दरअसल दोस्तों किम का प्लान एकदम ही सिंपल है। वो वहाँ इसलिए जाना चाहता है क्योंकि वहाँ ढेर सारे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें उसे पत्थर प्राप्त होंगे, और उन पत्थरों का इस्तेमाल करके वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकता है, जिसके बाद वो बाकियों के साथ वहाँ से व्हीकल लेकर निकल जाएगा अपने परिवार से मिलने के लिए। बट किम ने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लीडर ने उसकी सेफ्टी के बारे में सोचते हुए ड्राइवर को भी उसके साथ भेज दिया, जिसकी वजह से अब शायद उसका प्लान चौपट हो गया है। और ड्राइवर भी किम को अकेले वहाँ टनल में जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि जाहिर है हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उसकी जान बचाई है और उसे विश्वास है कि आगे भी अगर ऐसा कुछ होगा तो किम फिर एक बार और उसकी जान बचाएगा। और दोस्तों ड्राइवर की बातें सुनकर किम हैरत में आ गया, जिसके जवाब में वो ड्राइवर से ये कहता है। किम ड्राइवर से पूछता है कि क्या उसे भी किसी तरह की खिड़कियां दिखाई देती हैं जैसी उसे दिखाई देती हैं अवेकन के बाद से। जिसके जवाब में वो ड्राइवर कहता है कि नहीं, उसे ऐसी कोई भी खिड़कियां नहीं दिखाई देती हैं, बट उसे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं कि वो बाकियों से अच्छी ड्राइविंग कर सकता है। और अपनी ड्राइविंग का मुजाहरा देते हुए वो किम के सामने कुछ करतब दिखाता है, ये कहते हुए कि रास्ते पर भंगार गाड़ियां पड़ी हुई हैं जिसकी वजह से उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि उसे सिर्फ एक्सक्यूज चाहिए अपनी ड्राइविंग स्किल को दिखाने के लिए।
रास्ते में उन्हें वाइवन मॉन्स्टर दिखता है। किम ड्राइवर से कहता है कि रुकने की जरूरत नहीं है। किम चाहता है कि वो बस ड्राइविंग करने पर फोकस रखे, क्योंकि उसे लगता है कि आगे भी उन्हें और भी कई सारे मॉन्स्टर्स दिखेंगे। किम की बातों को मानते हुए वो ड्राइवर बिना पीछे मुड़े साइकिल को चलाता ही रहा। मीनवाइल किम पीछे से उस मॉन्स्टर को मार देता है और एक बार फिर वो छुपके से उसके पत्थर को ले लेता है। और ऐसा तब तक चलता रहा जब तक कि वो उस टनल तक नहीं पहुंच गया जहां उन्हें जाना था। टनल के पास पहुंचते ही ड्राइवर रियलाइज करता है कि वो दोनों चारों ओर से मॉन्स्टर से घिरे हुए हैं। ड्राइवर की शक्ल देखकर हम कह सकते हैं कि वो पहले ही हार मान चुका है। परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए किम डिसाइड करता है कि यहाँ पर अपनी एबिलिटी को छुपाने का कोई फायदा नहीं है। वो अपने सारे पत्थर लगा देता है अपनी स्किल को अपग्रेड करने के लिए, ताकि वो कूल डाउन टाइमर को कम कर सके। और फिर वो तुरंत ही उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देता है। जिसके बाद चैप्टर के आखिरी पैनल में हम देखते हैं कि किम अपनी फैसिलिटी को उस ड्राइवर के सामने रिवील करता है। अगले चैप्टर की शुरुआत होती है उसी कूल डाउन टाइमर से, जिसे किम ने अभी अभी अपग्रेड किया है। हम देख सकते हैं कि टाइमर इतना नीचे गिर चुका है कि अब उसे सिर्फ 5 सेकंड्स तक ही वेट करना होगा अपनी शिपमेंट एबिलिटी का फिर से इस्तेमाल करने के लिए। ड्रोन उसे कहता है कि अगर उसे अपने टाइमर को और नीचे लाना है तो उसे सबसे पहले अपनी इस विशालकाय फैसिलिटी का लेवल बढ़ाना होगा, जिसके बाद ही वो अपनी स्किल्स को फर्दर अपग्रेड कर पाएगा। किम ड्राइवर को उसके पास में ही खड़े रहने के लिए कहता है ताकि वो उससे उन मॉन्स्टर्स के हमलों से बचा सके। और फिर मॉन्स्टर्स और किम की फाइट शुरू हो जाती है, जिसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ड्राइवर किम की इन एबिलिटीज को देखकर शॉक हो गया। हालांकि वो अभी भी ये नहीं कह सकता कि किम की एबिलिटी क्या है, बट वो इतना तो समझ गया है कि किम के लिए ये सारे मॉन्स्टर्स कुछ भी नहीं है। ड्राइवर अब जाके समझा कि किम को वो व्हीकल्स क्यों चाहिए, क्योंकि अगर उसे जिंदा बचना ही होता तो वो इस फैसिलिटी में रहकर भी बच सकता है। वो ड्राइवर एडमिट करता है कि वो किम से थोड़ा जेलस है। उसे भी पता है कि अगर उसके पास भी कोई ऐसी एबिलिटी होती तो वो भी अपने परिवार के पास तेजी से पहुंच सकता है। किम उन मॉन्स्टर्स को हरा कर बारी बारी उनसे पत्थर जमा करता है। ड्राइवर को भी नहीं पता था कि इन मॉन्स्टर्स से उसे कोई ऐसे चमकीले पत्थर भी मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसा ड्राइवर ने पहली बार देखा था। किम उसे समझाता है कि इन पत्थरों का इस्तेमाल करके वो अपनी एबिलिटी को और भी इनहेंस कर सकता है। जिसके बाद ड्राइवर किम की एबिलिटी की तारीफ करता है। वो कहता है कि अगर वो चाहे तो टनल के मॉन्स्टर्स को वो अकेले ही हरा सकता है। किम उस ड्राइवर को जताने की कोशिश करता है कि वो ऐसे किसी भी इंटेंशंस के साथ यहाँ पर नहीं आया है, पर सिर्फ हम जानते हैं कि उसका ओरिजिनल प्लान क्या था। किम बताता है कि वो नहीं चाहता कि किसी को भी उसकी एबिलिटी के बारे में पता चले। ये सुनकर वो ड्राइवर उससे माफी मांगता है। उसे लगता है कि वो किम के लिए अड़चन बना हुआ है और वो समझ गया है कि क्यों किम उसे अपने साथ नहीं लाना चाहता था। किम कहता है कि सॉरी कहने की जरूरत नहीं है और वो दोनों फिर वापस टर्मिनल की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में बात करते करते जब किम ने उसे बताया कि वो किस तरफ जा रहा है तो तब वो ड्राइवर खुश हो गया। वो उसके सामने एक ऑफर रखता है। वो कहता है कि उसे जहाँ जाना है उसके रास्ते में ही उसका होम टाउन आता है और रास्ता भी करीब करीब एक ही है। तो ड्राइवर चाहता है कि किम और वो दोनों साथ में सफर करें। ड्राइवर को अपनी स्किल पर भरोसा है, बट वो मॉन्स्टर्स को हरा सके इतना काबिल नहीं है। तो वो यहाँ किम की मदद चाहता है। वो चाहता है कि वो उसे उसके होम टाउन में छोड़ दे जो उसके रास्ते में ही आएगा। बदले में उसकी ड्राइविंग स्किल किम को काम आ सकती है, तो किम की शिपिंग स्किल उस ड्राइवर को काम आ सकती है। और वो ये प्रॉमिस भी करता है कि अगली बार वो उसके रास्ते में नहीं आएगा और अगर वो चाहे तो बदले में वो उसे अपना खाना भी देने के लिए तैयार है। किम सोच में पड़ गया। उसे लगता है कि ये बुरा आइडिया नहीं है। अब क्योंकि ड्राइवर को उसकी एबिलिटी के बारे में पता चल चुका है तो यहाँ पर उसके पास मौका है अपनी एबिलिटीज को बाकियों से छिपाने का। और वैसे भी ड्राइवर ने पहले ही उस पर अपना भरोसा दिखाया है, तो वो जानता है कि वो भरोसे लायक इंसान है। उसे भी ड्राइवर पर भरोसा करना ही होगा। जिसके बाद किम उसके ऑफर को मान लेता है, मगर सिर्फ एक शर्त पर। वो कहता है कि टनल के मॉन्स्टर से वो खुद ही निपट लेगा, लेकिन बदले में वो चाहता है कि बाकी के लोग उसके रास्ते में ना आए, क्योंकि वो अपनी एबिलिटीज को किसी के भी सामने रिवील नहीं करना चाहता है। इसलिए वो चाहता है कि बाकियों से बात करने की जिम्मेदारी उसकी होगी, जिसे वो ड्राइवर खुशी खुशी मान लेता है, ये कहकर कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बाकी के लोग वही करेंगे जो मैं उनसे कहूंगा। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि ड्राइवर वहां टर्मिनल में बाकियों से इस बारे में बात कर रहा है। वो उनसे कहता है कि किम राजी हो गया उनके बदले में टनल को साफ करने के लिए। वो वहां सभी से कहता है कि हमें सिर्फ बाहर रहकर किम का वेट करना होगा। मैं जानता हूँ कि आप लोग किम की एबिलिटीज के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, बट मैं आपको सबको जबान देता हूँ कि फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग किम और उसकी एबिलिटीज पर भरोसा रखें। उसकी मदद से हम यहाँ से जल्द निकलने में कामयाब हो सकते हैं। ये सब सुनकर किम हैरान हो गया, बट वो शुक्र मनाता है कि ड्राइवर ने उसकी एबिलिटी की सबके सामने पोल नहीं खोल दी। किम श्योर नहीं है कि लोग उसकी बात को मानेंगे या नहीं, मगर वो वहां सबसे कहता है कि कल सुबह होने से पहले वो टनल पूरी तरह से साफ हो जाएगी। उनका लीडर किम के बोल्ड क्लेम से हैरान नहीं है और ना ही वो किम को उसकी एबिलिटी के बारे में पूछेगा। वो किम का धन्यवाद करते हुए अपने पास के कुछ फूड सप्लाई को उसे ऑफर करता है, ये कहकर कि किम उनके लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर उनके लिए रास्ता बनाएगा।
इसलिए थैंक यू गिफ्ट के तौर पर वो चाहता है कि वो उनके गिफ्ट को स्वीकार करे। दोस्तों, वो लोग किम को वो चीज़ दे रहे हैं जो इस बर्बाद दुनिया में कहीं ज़्यादा कीमती है। किम उन सबको समझाने की कोशिश करता है कि उसे खाने की चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है। ये खाना वो श्योर है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया होगा और हो सकता है कि ये खाना उन्हें रास्ते में या उनके परिवार के लिए काम आए। मगर वो कुछ और कहता उससे पहले ही वो ड्राइवर पीछे से आकर उनके गिफ्ट को स्वीकार करने के लिए कहता है। ड्राइवर उसे कहता है कि परिवार तो उसका भी होगा, इसलिए वो खाना उसे भी काम ही आएगा। जिससे किम के साथ साथ हमें भी पता चलता है कि जैसी परसेप्शन हमारे इन लोगों के लिए थी वो गलत थी। और फिर वो सभी लोग रात होते ही वहां पर पार्टी करने में लग जाते हैं, ये सोचकर कि अगली बार शायद उन्हें ऐसा मौका अब दोबारा नहीं मिलेगा। वो लोग अपने फूड सप्लाई में से सबके लिए ड्रिंक्स निकालते हैं और पूरी रात पार्टी शार्टी करते हैं। अगली सुबह फिर किम चला जाता है उस टनल को क्लियर करने के लिए और हम देख सकते हैं कि बाकी सभी सर्वाइवर्स वहां टनल के बाहर किम का इंतजार करेंगे उसके लौटने का। नए चैप्टर की शुरुआत होती है एक छोटी सी बैक स्टोरी के साथ, जहां हम किम को अपनी बहनों से लड़ता हुआ देख सकते हैं और उसके पिता बच्चों को समझाने के बजाय उनके आपसी मनमुटावों को एडमायर करते हैं, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के इकलौते हैं, जिससे कि उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला अपने किसी भी सिबलिंग्स के साथ इस तरह क्लोज रहने का। ये सारे किम के बचपन के वो कुछ पल हैं जो उसे आज भी याद आते हैं। ये सारा कुछ तब शुरू हुआ जब उन सर्वाइवर्स का लीडर नशे की हालत में धुत अपने बच्चे और परिवार को याद कर रहा था। रात को पार्टी खत्म हो जाने के बाद ड्राइवर जब किसी वजह से नींद से उठा तो तब उसे पता चलता है कि किम वहां पर बाकियों के साथ नहीं था। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है और तब वो देखता है कि किम वहां व्हीकल्स में कुछ भर रहा है। वो उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि वो इतनी रात को सोने के बजाय यहाँ पर क्या कर रहा है। ड्राइवर ने जब उस ट्रक के अंदर झांक कर देखा तो तब वो हैरान हो गया। उस ट्रक के अंदर किम ने साइकिल के साथ साथ ढेर सारा सामान भर दिया है, जिसे देखकर वो चौंक गया। दरअसल किम ने ट्रक में बहुत सारा खाना और बाकी कुछ जरूरी चीजें भर के रखी हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ एक ही ट्रक है, उसने वहां पड़े बाकी सारे ट्रक्स में भी ऐसा ही किया है। किम ने लॉजिस्टिक्स के खाने को उन सभी 15 ट्रकों में भर के लोड कर दिया है। शायद इसलिए क्योंकि किम उन पर भरोसा ना करने के लिए खुद को गिल्टी महसूस कर रहा था, क्योंकि किम ने अब तक उनकी अच्छाई को एक्नॉलेज ही नहीं किया और इसलिए शायद उसे लगा कि उसे उन सब की मदद करनी चाहिए। फ्लैशबैक खत्म होते ही हम देखते हैं कि किम वहां मॉन्स्टर से लड़ रहा है और लड़ते लड़ते हमें पता चलता है कि उसका ओरिजिनली प्लान ये था कि वो बाकियों को भी उनके अपने अपने सप्लाईज के साथ अपनी फैसिलिटी में रखना चाहता था। मगर ड्रोन कहता है कि उसे ऐसा कुछ करने के लिए सबसे पहले उसे अपने सब स्पेस का लेवल बढ़ाना होगा। लेवल 2 हासिल करने के बाद ही वो अपनी फैसिलिटी में 20 लोगों को रख पाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि फैसिलिटी का लेवल बढ़ाने के लिए उसे 100 पत्थरों की जरूरत है। अगर वो इस टनल के सारे मॉन्स्टर्स को हरा भी देगा तब भी उसके पास इतने पत्थर नहीं होंगे कि वो फैसिलिटी के लेवल को बढ़ा सके। जिसका मतलब ये है कि फिलहाल के लिए तो वो अपने प्लान के मुताबिक नहीं चल सकता। मगर वो जानता है कि आज नहीं तो कल किसी भी तरह से जल्द उसे फैसिलिटी का लेवल बढ़ाना ही होगा, क्योंकि उसका प्लान आज भी वही है जो पहले था, और वो है अपने पूरे परिवार को फैसिलिटी में जगह देना। फिर हम देखते हैं कि किम टनल को साफ करने के बाद बाहर आता है, जिसके बाद वो लीडर अपनी एक छोटी सी स्पीच देता है जिसमें वो कामना करता है कि सभी लोग सुरक्षित रूप से अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। किम उन सबको अलविदा कहता उससे पहले वो सबसे कहता है कि अगर उनमें से कोई रास्ते में कहीं किसी मुसीबत में पड़ जाए तो वो लोग अपने अपने ट्रकों के अंदर जो उसने सामान रखे हैं उसे वो लोग चेक कर लें। उसे विश्वास है कि उसकी चीजें कहीं ना कहीं सबके काम जरूर आएंगी। जिसके बाद वो सब लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। दोस्तों, फिर अगले पैनल में हमें पता चलता है कि किम ने उस टनल में एक ऐसे मॉन्स्टर को देखा था जो बाकियों से कहीं ज्यादा बड़ा और दिखने में अलग था। मगर किम उस मॉन्स्टर को मार पाता उससे पहले वो वहां से कुछ और मॉन्स्टर्स के साथ वहां से भाग गया। वो रास्ते में इसी सोच में पड़ा था कि वो मॉन्स्टर इतना अलग क्यों था। शायद वो मॉन्स्टर बाकियों के मुकाबले अडल्ट होगा, या फिर हो सकता है कि वो उस पैक का लीडर हो। किम सोच में पड़ा ही था कि ड्राइवर एक झटके के साथ अपनी गाड़ी को रोक देता है। वो लोग देखते हैं कि उनके आगे का रास्ता ब्लॉक है। ऐसा लग रहा है जैसे मिलिट्री ने यहाँ पर जानबूझकर फेंसेस लगवाए हैं। ड्राइवर सजेस्ट करता है कि उन्हें दूसरे रास्ते से जाना होगा, मगर वो लोग वहां से रिवर्स गियर लगा के वहां से निकल पाते उससे पहले किम को वहां कुछ दिखाई देता है। वो 4 पैरों पर चलने वाले मॉन्स्टर्स को देखते हैं। किम देखता है कि साइड वॉक पर इनफ जगह है उनके ट्रक के लिए। वो ड्राइवर से कहता है कि हम यहीं से जाएंगे। एक तरफ ड्राइवर शॉक में था तो दूसरी तरफ किम बड़ा ही खुश था, मानो जैसे उसे पत्थर जमा करने की कोई खान मिल गई हो। बट वेट, हमें दिखता है कि वहां पर उन कुत्तों के साथ एक और मॉन्स्टर भी है जो वहां उनसे लड़ रहा है। ये देखकर किम को कुछ आइडिया आता है।
वैसे उसका आइडिया है तो बड़ा सिंपल, बट ऐसे मौके पर शायद उसे लगता है कि वो असरदार होगा। उसका आइडिया ये है कि जब तक वो मॉन्स्टर्स आपस में लड़ रहे हैं तब तक वो लोग वहां से साइड से निकल जाएंगे, और जब उनमें से कोई एक मॉन्स्टर दूसरे को हरा देगा तो तब वो लोग रोड क्रॉस करने के बाद वापस आकर बाकियों को मार देंगे। और दोस्तों, जैसा उन्होंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। वो लोग रोड क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा आगे जाकर रुक गए और वो देखते हैं कि उन कुत्तों ने अपनी संख्या का फायदा उठाते हुए उस ऑर्क मॉन्स्टर को हरा दिया है, जिसके बाद अब किम को सिर्फ उन कुत्तों का ही सामना करना है। उस ऑर्क से उन कुत्तों का ध्यान भटकाते हुए किम उन पर हमला कर देता है। दोस्तों, किम उस पर रेफ्रिजरेटर फेंक के मारता है। वैसे वो चाहता तो कुल्हाड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकता था, बट वो कुत्ते तेजी से उसके अटैक को डॉज करने में माहिर हैं, इसलिए अपने काम को एफिशिएंट तरीके से पूरा करने के लिए वो उन पर रैपिड फायर रेफ्रिजरेटर स्पैम करता है, क्योंकि वो समझ गया कि फ्रिज का वजन ही काफी है इन कुत्तों को हराने के लिए। हम देख सकते हैं कि वो वहां बस खड़े खड़े उबासियां खा रहा है, जबकि दूसरी ओर फैसिलिटी के अटैक की वजह से कुत्ते लेफ्ट एंड राइट गिर रहे हैं। वहाँ ये सब होता देख ड्राइवर की क्या शक्ल थी हम देख ही सकते हैं। उसे लगा था कि किम सिर्फ कुल्हाड़ियां ही फेंक सकता है, उसके लिए ये आंखों देखा हाल पचा पाना मुश्किल हो रहा था। किम देखता है कि ड्राइवर किसी सोच में पड़ा हुआ है। जब ड्राइवर ने उससे पूछा कि इतना सारा सामान किसी एक लॉजिस्टिक सेंटर में कैसे हो सकता है, तो तब वो ये कंफर्म करके बताता है कि उसकी फैसिलिटी का कोई भी सामान खत्म नहीं हो सकता। जब तक पीछे क्लीनिंग का काम चालू है तब तक वो दोनों थोड़ा नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। खाते खाते फिर वो लोग आपसी बातों में लग गए। किम उससे कहता है कि जब भी उसे किसी चीज की जरूरत पड़े तो तब वो उसे बता सकता है, बट ड्राइवर को अब कुछ भी नहीं चाहिए। दरअसल वो खुश है क्योंकि सामने का ब्रिज क्रॉस करते ही 1 घंटे में वो अपने घर पहुंच जाएगा। वो बस यहाँ प्रे करता है कि सारे के सारे सुरक्षित हों एंड मोस्ट ऑफ ऑल जिंदा हों। ड्राइवर को इतना इमोशनल होता देख किम उसे कुछ कपड़े ऑफर करता है, ये कहकर कि वो अपने परिवार से ऐसे खून वाले कपड़े पहनकर नहीं मिलना चाहेगा। और वैसे भी पीछे क्लीनिंग का काम खत्म होने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो किम को लगता है कि ऐसे में उसे अपने परिवार से मिलने की तैयारी करनी चाहिए। क्लीनिंग का काम खत्म होते ही वो लोग वहां से निकल जाते हैं। और दोस्तों, ड्राइवर अपने परिवार से मिलने के लिए इतना उतावला था कि उसने 1 घंटे का सफर सिर्फ 20 मिनट में ही खत्म कर दिया, जिससे कि हमें पता चलता है कि ड्राइवर और किम अपने पहले डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। और सफर की वजह से किम की क्या हालत हो गई है हम देख ही सकते हैं। दोस्तों, ड्राइवर वहां नोटिस करता है कि बिल्डिंगों की हालत क्या हो रखी है। एक तो ये एरिया पहले से ही बहुत पुराना है और ऊपर से महामारी ने इस एरिया की हालत बद से बदतर कर दी है। मगर यहाँ पर उसे शहर की तरह कहीं भी कोई शव दिखाई नहीं दिया है, तो हो सकता है कि ये एरिया फिलहाल मॉन्स्टर्स के हमलों से सुरक्षित हो। वो बस होप करता है कि उसका परिवार घर पर सही सलामत हो। 1 घंटे का सफर महज 20 मिनट में पूरा करने के बाद वो लोग फाइनली अपने पहले डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। मगर ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर अभी भी तैयार नहीं है दरवाजे की घंटी बजाने के लिए। हो सकता है उसे यहाँ बुरे बुरे ख्याल आ रहे हो। वो नहीं जानता कि वो खुद को कैसे प्रिपेयर करे, तो इसलिए किम आगे बढ़ता है और ड्राइवर की घबराहट को देखकर वो कहता है कि अगर वो चाहे तो उसके बदले में वो डोरबेल बजा सकता है। किम जानता है कि ड्राइवर तैयार नहीं है अपने परिवार के लोगों की लाशें देखने के लिए, इसलिए ड्राइवर के बदले में वो हिम्मत करके डोरबेल बजाता है। और दोस्तों, जब दरवाजा खुला तो तब हम देखते हैं कि ड्राइवर का परिवार सही सलामत है और उन्हें इस तरह जिंदा देखकर ड्राइवर की आंखें भर आईं और झपकते हुए वो अपनी वाइफ और बच्ची को गले लगा लेता है। बट फिर दोस्तों, जब ड्राइवर किम को अपने परिवार से इंट्रोड्यूस कर रहा था तो तब पता नहीं क्या हुआ, किम की आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा, जिसके बाद वो वहीं घर के बाहर बेहोश हो जाता है। फिर दोस्तों, किम को अपने परिवार से जुड़ी कुछ यादें याद आने लगती हैं। उसमें से कई सारी यादें अच्छी थी, कुछ बुरी थी और कुछ ऐसी भी थी जिसने किम को जीवन का मतलब समझाया। दोस्तों, ये शायद उस पल की याद है जब किम की दादी गुजर गई थी। वो अपने पिता से पूछता है कि वो क्यों नहीं रो रहे बाकियों की तरह, जिसके जवाब में उसके पिता कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं निराश नहीं हूँ। वो कहते हैं कि उससे कहीं ज्यादा मैं शुक्रगुजार हूँ। वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हर वक्त ही किसी के जाने का दुख हो, क्योंकि जो वक्त उन्होंने साथ में बिताया है, उनके जाने के बाद जब आप उन पलों को फिर से याद करते हैं तो आपके अंदर कई सारी भावनाएं जाग जाती हैं। तो ऐसे में वो मानते हैं कि उनके जाने के बाद उन्हें गम से भरी नजरों से विदा करना ठीक नहीं होगा, अगर आप सचमुच में उस व्यक्ति की परवाह करते हैं तो। और किम के पिता का मानना है कि प्यार का लेन देन कभी आसान नहीं होता, क्योंकि वो एक इंसान के तौर पर किसी भी दूसरे इंसान के जज्बातों को तोल नहीं सकते। फिर हमें वो भी दृश्य दिखाए जाते हैं जहाँ किम की बड़ी बहन उसे बुल्ली कर रही है, जिसे देखकर उसके पिता किम को समझाते हैं कि उसे अभी शायद पता नहीं चल रहा होगा, बट ये भी एक प्यार ही है। हमें पता चलता है कि किम बचपन में लगातार दूसरों से बुल्ली होता रहा है, फिर चाहे वो मिडिल स्कूल हो या फिर हाई स्कूल हो, लेकिन हर बार उसे बचाने के लिए बीच में उसकी बड़ी बहन आ जाती थी। ये वही बहन है जिसे बचपन में बॉक्सिंग क्लब या स्पोर्ट्स क्लब जाना पसंद था। यानी उसकी पहली बड़ी बहन स्मार्ट और इंटेलिजेंट थी, तो वहीं उसकी दूसरी बहन लड़कों वाले शौक रखती थी। किम को हर वो पल याद आते हैं जो उसने अब तक जिए, यानी स्कूल से लेकर हाई स्कूल का सफर, फिर उसका अपने परिवार के साथ बैठकर हर रोज डिनर करना, यहाँ तक कि उसका मिलिट्री को ज्वाइन करना भी, जहाँ वो खुद को हमेशा ही अकेला पाता था। फिर दोस्तों, किम होश में आता है
जहां हम देख सकते हैं कि घबराहट के मारे उसके चेहरे से पसीना निकल रहा है। वो तुरंत ही फैसिलिटी से कुल्हाड़ी उठाता है, ये सोचकर कि कहीं आसपास कोई मॉन्स्टर्स तो नहीं। मगर जब वो शांत हुआ तो तब वो सामने ड्राइवर के परिवार को देखता है, जो वहाँ डाइनिंग टेबल पर कुछ खाने के लिए बैठे हुए हैं। किम अपने आसपास देखता है तो तब उसे रियलाइज होता है कि वो ड्राइवर के घर पर है। किम के पूछने पर ड्राइवर की वाइफ बताती है कि वो पिछले 3 घंटों से ऐसे ही आराम से सो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने किम को जगाना ठीक नहीं समझा। फिर उसकी वाइफ किम का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि ड्राइवर ने उसे बताया था कि कैसे उसने उसके हस्बैंड की मदद की यहाँ तक आने में। जवाब में किम उसकी वाइफ को मना करते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, बदले में ड्राइवर ने भी उसका बहुत साथ दिया है। जिसके बाद ड्राइवर भी अपनी नींद से उठता है और उसे कहता है कि उसने सिर्फ साथ दिया है, उसने किम की वैसी मदद नहीं की जैसी उसने अब तक उसकी की है। बातें खत्म करने के बाद वो दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खत्म हो जाने के बाद ड्राइवर उसे सडनली कहता है कि उसे जहाँ जाना है वो उसे ड्राइव करके वहां छोड़ देगा। अब ये सुनकर किम हैरान हो गया। ड्राइवर फिर उसे अपने घर के बाहर ले जाता है और कहता है कि उसे जहाँ जाना है उसे वहां ले जाने में वो उसकी मदद करेगा, बट बदले में ड्राइवर को सिर्फ उसकी बाइसिकल चाहिए होगी, ताकि वो फिर वहां से वापस अपने परिवार के पास लौट सके। किम समझ नहीं पा रहा है कि ड्राइवर उसे उसको ले जाने के लिए इतना इंसिस्ट क्यों कर रहा है। किम ने उसे लंबे समय तक चल सके उतना सप्लाई पहले ही दे दिया है, और अब तो वो अपने परिवार के पास भी पहुंच गया है। वो चाहे तो यहाँ अपने परिवार के पास रह सकता है, बट बजाय इसके वो उसे उसके घर छोड़ना चाहता है। जब किम ने ड्राइवर से इसकी वजह पूछी तो तब वो ड्राइवर कहता है कि वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि किम ने उसकी जान बचाई है, और इतना ही नहीं, उसने उसे अपने परिवार से मिलने का भी मौका दिया। वो जानता है कि अगर खुद ब खुद वो उस शहर से निकलने की कोशिश करता तो वो शायद उसके परिवार को कभी नहीं देख पाता, और इसलिए वो किम का शुक्रगुजार है। और तो और उसकी वाइफ ने भी ड्राइवर को कहा था कि इस मुश्किल की परिस्थिति में वो अकेले नहीं है। जैसी परिस्थितियां उनके लिए हैं वैसे ही किम के लिए भी हैं। अपनी वाइफ की बातें सुनकर ड्राइवर भी मोटिवेट हो गया। वो जानता है कि उसकी तरह किम भी अपने परिवार से मिलने के लिए ही निकला है। जितनी फिक्र उसे है उतनी ही फिक्र किम को भी अपने परिवार के लिए हो रही होगी, और वैसे भी यहाँ तक पहुँचने में किम ने उसकी मदद की है, तो इसलिए ड्राइवर को लगता है कि अब उसकी बारी है किम को उसे अपने परिवार से मिलाने की। और उसे लगता है कि ऐसे में वो किम की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा, और यही वजह है कि वो किम की किसी भी तरह से मदद करना चाहता है। ड्राइवर की ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वो ड्राइवर को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया है। इसलिए किम सबसे पहले उसे अपनी फैसिलिटी के कुछ स्किल्स के बारे में बताता है, और ये भी कि कैसे उसकी फैसिलिटी की सारी आइटम्स डुप्लीकेट हो सकती हैं। जिसके बाद वो ड्राइवर से कहता है कि वो वहां तक अकेले नहीं जा सकता, उसे अपने परिवार से मिलने के लिए उसे उसकी जरूरत होगी। वो कहता है कि वो एक बार अगर अपने सब स्पेस के लेवल को बढ़ा लेगा तो तब वो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी वाइफ और बच्ची को भी सुरक्षित रख पाएगा। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि किम ने ड्राइवर और उसके परिवार को इनवाइट किया है आकर उसके सब स्पेस में रहने के लिए, ताकि ड्राइवर अपने परिवार की फिक्र किए बिना ही किम को उसकी मंजिल तक पहुंचा सके। किम ड्राइवर को वादा करता है कि अगर वो उसे उसके परिवार से मिलाने के लिए उसकी मदद करेगा तो बदले में वो उसे और उसके परिवार को सुरक्षित रखेगा। और यह सुनकर ड्राइवर भी खुश हो गया, क्योंकि वो जानता है कि इससे अच्छी डील उसे इस बर्बाद दुनिया में कभी नहीं मिल सकती। फिर दोस्तों, हम देख सकते हैं कि किम 100 पत्थरों का इस्तेमाल करके अपने सब स्पेस के लेवल को बढ़ा देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जहां पहले उसे मेंटेनेंस के लिए सिर्फ एक पत्थर चाहिए होता था, वहां अब उसे 6 पत्थर चाहिए होंगे, जो उसकी फैसिलिटी को सिर्फ 24 घंटे तक ही पावर दे पाएगा। दोस्तों, फिर एक और नोटिफिकेशन खिड़की किम को दिखती है, जिसमें लिखा है कि वो एक बार और अपनी सब स्पेस की एबिलिटी का इस्तेमाल करके किसी आइटम को स्टोर कर सकता है। और तो और उसकी कुछ एबिलिटीज की इन्हेंसमेंट भी अब अपग्रेड के साथ अवेलेबल है। अब इसका मतलब क्या है ये यहाँ पर क्लियर नहीं है, बट अगले पैनल में हम देख सकते हैं कि ड्राइवर और उसका परिवार किम की फैसिलिटी में एंटर करते हैं। दोस्तों, ड्राइवर और उसका परिवार हैरान हो गए इस पूरी फैसिलिटी को देखकर। जिसके बाद किम उन्हें कहता है कि इस पूरी फैसिलिटी में अगर इन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो पैक्स नाम की इस रोबोट से पूछ ले, वो इन्हें वो सारी चीजें ला कर देगा जिनकी उन्हें जरूरत होगी। जिसके बाद वो ड्राइवर से कहता है कि हम अब अगले 30 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे। तो वो चाहता है कि ड्राइवर थोड़ा सा आराम कर ले, क्योंकि वो दोनों पिछली रात से ही मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, अगले चैप्टर की शुरुआत होती है कुछ रिप्लेस के साथ, जहां हमें फिर से सिस्टम और फैसिलिटी का रनडाउन दिया गया है, जिसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। बट जब किम यूं ही अपनी फैसिलिटी में चिल मार रहा था तो तब हमें पता चलता है कि लेवल अप हो जाने के बाद उसकी कुछ और स्किलें भी अनलॉक हुई हैं, जिसके मुताबिक अगर वो चाहे तो अपने सब स्पेस में किसी लैब को भी इंस्टॉल कर सकता है, जिससे कि वो अपने सब स्पेस के रजिस्टर्ड आइटम को कंबाइंड, सेपरेट या ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसे 50 मॉन्स्टर्स को मार कर उनसे पत्थर लेने होंगे। वैसे इसका असल में मतलब क्या है वो हमारा प्रोटैगनिस्ट भी नहीं जानता,
बट फिर उसे एक और नोटिफिकेशन की खिड़की दिखती है जिसमें लिखा है कि किम एक बार और किसी ऑब्जेक्ट को अपने सब स्पेस में स्टोर कर सकता है। ये ठीक वैसी नोटिफिकेशन है जैसी किम को शुरुआत में मिली थी, जिसके बाद उसने एक पूरी लॉजिस्टिक बिल्डिंग को ही अपने सब स्पेस में स्टोर कर लिया था। जिससे दोस्तों हमें पता चलता है कि जो बिल्डिंग किम ने अपने सब स्पेस में स्टोर की थी वो एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है, ना कि उसके सब स्पेस का कोई हिस्सा। यानी जैसे जैसे वो लेवल अप होगा वैसे वैसे वो और भी कई सारी चीजों को, बड़ी वाली चीजों को स्टोर कर पाएगा। वो क्यूरियस है कि इस बार ऐसा क्या है जो उसे अपने सब स्पेस में स्टोर करना चाहिए। जिसके बाद दोस्तों पता नहीं उसे क्या सूझा कि वो सिस्टम से कहता है कि वो इस पूरी धरती को ही अपने सब स्पेस में स्टोर करना चाहता है। किम से कंफर्मेशन लेने के बाद सिस्टम उसे बताती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है फॉर सम रीजन। जिसके बाद वहां पर ड्राइवर आता है और साथ मिलकर वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तय करते हैं। जब किम ने उससे पूछा कि उसका प्लान तो उसकी बेटी के साथ खेलने का था, तो तब वो बताता है कि उसकी बेटी यहाँ थोड़ी देर खेलने के बाद ही सो गई। ऐसा लग रहा है जैसे वो घर के बजाय खुद को यहाँ सेफ महसूस कर रही है। जिसके बाद ड्राइवर किम को तहे दिल से थैंक यू कहता है, मगर हमारा प्रोटैगनिस्ट उसका थैंक यू नहीं लेता। ये कहकर कि हम दोनों यहाँ पर सिर्फ एक दूसरे की मदद ही कर रहे हैं, जिसके लिए उसे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो दोनों वहां से फिर तेजी से निकल जाते हैं। तेजी से मतलब बहुत तेजी से। वो ड्राइवर गाड़ी को भगाए जा रहा था बिना ये सोचे कि किम को ये पसंद है भी या नहीं। दरअसल उसे लगता है कि यही एक रास्ता है जिससे कि वो किम की किसी तरह मदद कर सकता है। और सिचुएशन अब तो ये हो गई है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने आंसू भी नहीं छिपा पा रहा है। मगर दोस्तों इनका सफर ज्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि वहां से बाहर निकलते ही उन्हें एक बार फिर किसी तरह के बैरिकेड्स दिखाई देते हैं। और ये ऐसे वैसे बैरिकेड्स भी नहीं है, ये मिलिट्री लेवल के बैरिकेड्स हैं जहाँ गाड़ियों को रोकने के लिए स्पाइक्स भी लगाए गए हैं। वैसे वहां उस एरिया में एक मिलिट्री बेस है तो, और यहाँ पर उन्हें मिलिट्री का कोई भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा है। तो किम थोड़ा सस्पिशियस हो पाता उससे पहले ही वो देखता है कि पीछे से एक मिलिट्री का ट्रक उनकी तरफ तेजी से आ रहा है, मगर उस ट्रक में लोग मिलिट्री के नहीं लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन लोगों की काफी पहले से ही उन पर नजर थी। अब देखो वो लोग क्या चाहते हैं ये तो एकदम ही क्लियर है इस पॉइंट पर, बट फिर भी वो लोग इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। तो किम सबसे पहले ड्राइवर को फैसिलिटी में भेज देता है, शायद इसलिए क्योंकि वो उन लोगों से अकेले ही निपटने की सोच रहा है। क्योंकि किम समझता है कि अगर वो लोग इन्हें मारना ही चाहते तो कब का दूर से ही मार चुके होते। किम यहाँ उम्मीद कर रहा है कि इनके पास भी कुछ ऐसा होगा जो उनके काम आएगा। वो लोग किम के पास आते ही सबसे पहले उसे पीछे का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। जब उन बैंडिट्स को पता लगा कि ट्रक के पीछे ढेर सारा खाने का सामान है तो उनकी आंखें चमक गई। उन्हें लगा कि उनके हाथों कोई बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया है। और वो किम से कहते हैं कि ये सारा सामान अब उनका है। और दोस्तों किम और उन चोरों की कन्वर्सेशन कहाँ तक जाएगी इसका अंदाजा मुझे भी नहीं था। जब उन्होंने किम को पूछा कि उसके पास ये सारा सामान कहाँ से आया, तो वो बिना हिचकिचाए उनसे कहता है कि वो ये सारा खाना किसी लॉजिस्टिक सेंटर से यहाँ लेकर आया है। अगर वो इन्हें उस लॉजिस्टिक सेंटर का पता बता भी देगा तो फिर भी वो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वहां के रास्ते या तो ब्लॉक हैं या तो फिर नष्ट हो चुके हैं। बट फिर वो कहता है कि अगर वो चाहें तो उनके लिए और भी खाना वो लेकर आ सकता है। और दोस्तों ये सुनते ही उस चोर के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो सीरियस होते हुए किम से पूछता है कि वो उनके लिए और कितना सामान लेकर आ सकता है। उनका जवाब देते हुए किम कहता है कि वो लोग जो अपने सामने उसके ट्रक में देख रहे हैं वो सिर्फ एक छोटा टुकड़ा है। जिसके बाद वो लोग किम को उसके पेट में पंच मारकर उसके सर पे काला कपड़ा डालकर उसे ले जाते हैं अपने बॉस के पास। अगले पैनल में हम देखते हैं कि वो चोर अपने बॉस को किम के बारे में और उसने जो कहा है उसके बारे में उन्हें बताते हैं। किम के सर से काला कपड़ा हटने के बाद हम किसी किंग पिन टाइप के बंदे को उसके सामने कुर्सी पर बैठा हुआ देख सकते हैं, जिसके हाथ में कई सारे टैटूज भी हैं। वो किम से डायरेक्टली पूछता है कि उसके पास जो भी सारा कुछ सामान है वो किम किस लॉजिस्टिक सेंटर से यहाँ लेकर आया है। जिसके बाद किम उस लॉजिस्टिक सेंटर का नाम उन्हें बताता है। जब किम ने उससे पूछा कि वो लोग उसे कहाँ लेकर आए हैं, तो तब वो टैटू वाला बताता है कि वो लोग कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स में है, जो दुनिया के बर्बाद होने से पहले एक मिलिट्री बेस हुआ करता था। हालांकि वो टैटू वाला बंदा खुद भी एक मिलिट्री ऑफिसर था, बट उसे कई सालों पहले उसे उसकी सर्विस से छुट्टी मिल चुकी थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि इस बेस का क्या हुआ है। उसके बाद वो बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये हर रोज शाम के 6 बजे यहाँ इस बेस पर आता है। किम अपनी नजर बाहर की तरफ घुमाता उससे पहले उसे उस मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। जब उसने बाहर देखा तो तब वो एक विशाल काय वाइवन मॉन्स्टर को देखता है। दोस्तों वो मॉन्स्टर इतना ताकतवर है कि उसे यहाँ की मिलिट्री ने भी गन्स का इस्तेमाल करके उसे मारने की कोशिश की, मगर वो सारे नाकामयाब हुए। जिसके बाद उन्हें अपने कई सारी मिलिट्री सोल्जर्स गंवाने पड़े। जिसके बाद वो लोग बाहर से मर्सिनरीज को हायर करने लगे इस मॉन्स्टर को हराने के लिए। मगर जब इस टैटू वाले ने यहाँ आकर देखा कि इस बेस की मिलिट्री बहुत कमजोर हो चुकी है, तो तब उसने ही मौके का फायदा उठाते हुए इस पूरे बेस को अपने कंट्रोल में ले लिया। और अब शायद एक ही सोल्जर बचा है जिसकी उन्होंने ये हालत कर दी है। वो टैटू वाला अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम कुछ ऐसा जानते हो जिससे उसे फायदा होगा। वो कहता है कि यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड वेपन्स तो बहुत पड़े हुए हैं, मगर खाना कब का खत्म हो चुका है। तो वो चाहता है कि किम उस लॉजिस्टिक सेंटर में जाकर उनके लिए ढेर सारा खाना लेकर आए।
वो लोग कल सुबह निकलेंगे। अगर किम इसमें कामयाब होता है तो तब वो लोग खुशी खुशी किम को अपने परिवार में शामिल करेंगे, जिसका फायदा उसे ये होगा कि बदले में उसे इन लोगों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि वो इन मॉन्स्टर्स से बचा रहेगा। जिसके बाद किम कहता है कि वो सोच ही रहा था कि वो क्या स्टोर करे, ये परफेक्ट है उसके लिए। फिर वो तुरंत ही पैक्स को ऑर्डर देता है कि वो अभी के अभी इस जॉइंट कमांड कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स को अपने सब स्पेस में स्टोर करे। उस टैटू वाले को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है, मगर वो रियलाइज कर पाता उससे पहले ही वो पूरा हेडक्वार्टर वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद उसका क्या बेवकूफ़ाना रिएक्शन था हम देख ही सकते हैं। दोस्तों, मिलिट्री बेस को अपने सब स्पेस में स्टोर करने के बाद हम देख सकते हैं कि किम को उसकी साइड इफेक्ट्स महसूस करनी पड़ रही हैं। ये ठीक वैसी फीलिंग है जैसी उसे फैसिलिटी को स्टोर करते वक्त फील हुई थी। दूसरी तरफ हम इन बैंडिट्स के डम फाउंडेड चेहरों को देख सकते हैं। वो लोग यहाँ कंफ्यूज हैं कि अचानक से वो सारे बाहर कैसे टेलीपोर्ट हो गए। मगर दोस्तों, वो लोग इस सदमे से बाहर निकल पाते उससे पहले ही वो देखते हैं कि उनके ऊपर वाइवन मॉन्स्टर्स का झुंड इकट्ठा हो रहा है और वो सारे मॉन्स्टर्स उन्हीं की ओर बढ़ रहे हैं। उन मॉन्स्टर्स की संख्या देखकर वो सारे आड़े टेढ़े कहीं भी भागने लगते हैं। हालांकि उनका लीडर उन पर हमला करने के लिए उन्हें कहता तो है, बट वो सारे इतने डरे हुए हैं कि उन्हें उन मॉन्स्टर से भागने के अलावा और कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और उनका लीडर भी वहां से भाग पाता उससे पहले ही एक बड़ा सा वाइवन मॉन्स्टर उसका रास्ता रोक लेता है। और हम पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर किम उस घायल बंदे को लेकर फैसिलिटी में चला जाता है। बट किम ने जब पीछे मुड़कर देखा तो तब वो देखता है कि वो वाइवन मॉन्स्टर भी उसे तिरछी निगाहों से देख रहा था, मानो जैसे वो किम को डायरेक्टली चैलेंज कर रहा हो। लेकिन फिर हम अगले पैनल में देखते हैं कि वो बैंडिट्स का लीडर उस वाइवन मॉन्स्टर का सामना करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके पंचेस उस मॉन्स्टर पर उतने ही असरदार साबित हो रहे हैं जितना साकुरा का बाल काटना असरदार हुआ था चूनिन एग्जाम्स में। फैसिलिटी में अंदर आने के बाद ड्राइवर ने जब उससे पूछा तो तब किम बताता है कि ये आदमी एक मिलिट्री का सोल्जर है जिसे ये गुंडे अक्सर टॉर्चर किया करते थे, जिससे कि उसकी हालत इस वक्त काफी नाजुक हो रखी है। जिसके बाद वो दोनों उस आर्मी सोल्जर को अपनी फैसिलिटी में बेड पर सुला देते हैं। उस बंदे को सुलाने के बाद ड्राइवर हमारे मेन कैरेक्टर को पूछता है कि सडनली एक बहुत बड़ी सी इमारत यहाँ किसी तरह प्रकट हो गई है, तो क्या किम इस बारे में कुछ जानता है? अगले पैनल में हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग को देखकर किम का भी मुंह खुला का खुला रह गया, जो दर्शाता है कि उसने भी इतनी बड़ी बिल्डिंग की उम्मीद नहीं की थी। किम बताता है कि लुटेरे उसे जब वहां ले गए थे तो तब उसकी आंखों पर पट्टियां लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो समझ नहीं पाया कि वो जिस बिल्डिंग में घुसा है वो बिल्डिंग कितनी बड़ी है। जिसके बाद वो ड्राइवर को उस घायल बंदे पर नजर रखने के लिए कहता है और वो निकल जाता है अपने सब स्पेस की नई बिल्डिंग को देखने के लिए। किम यहाँ मिलिट्री बेस को स्टोर करने पर बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि वो समझ सकता है कि इस बर्बाद दुनिया में मिलिट्री की गाड़ियां और बंदूकें कितना अहम किरदार निभा सकती है उनके सर्वाइवल में। मगर यहाँ किम के सामने प्रॉब्लम ये है कि ठीक फैसिलिटी की तरह वो इस मिलिट्री बेस को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ फैसिलिटी में सारा काम पैक्स खुद ही कर देता है। तो ऐसे में अगर उन्हें इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान अगर किसी गन की जरूरत पड़ गई तो उन्हें खुद ही ढूंढकर निकालनी होगी, जो फिलहाल एक बहुत बड़ी परेशानी है। और अधूरे में पूरा बाहर के मॉन्स्टर्स का सामना सिर्फ उसे अकेले को ही करना है, क्योंकि ड्राइवर को गन भी चलानी नहीं आती होगी, तो उसे लगता है कि ये सारा कुछ मैनेज करना आसान नहीं होगा। मगर दोस्तों, ड्रोन की बातें सुनकर किम हैरान हो गया। ड्रोन कहता है कि सेक्टर 2 जो अभी अभी ऐड हुआ है वो भी सेम वैसे ही चलेगा जैसी उसकी फैसिलिटी अब तक चलती आई है। ड्रोन अपनी बात को क्लियर करते हुए किम से कहता है कि पैक्स नाम के रोबोट ने उसके सब स्पेस को लॉजिस्टिक सेंटर के फॉर्मेट में ही प्रोग्राम किया है, यानी जो भी बिल्डिंग किम आगे से अपने सब स्पेस में स्टोर करेगा वो सारी अलग अलग सेक्टर में डिवाइड होकर वही सेम काम करेंगी जो उसकी फैसिलिटी अब तक करती आई है। यहाँ तक कि इस मिलिट्री बेस के जो भी सारे वेपन्स और गाड़ियां हैं वो भी पैक्स फुलफिलमेंट सेंटर की तरह डुप्लीकेट हो सकती हैं। सब स्पेस का प्रोग्राम अलग अलग सेक्टर की बिल्डिंगों को ऐसे सेट करेगा जैसे मानो वो कोई वेयर हाउस हो। बट ये सब स्टार्ट करने से पहले किम को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पैक्स इस वक्त सेक्टर 2 की बिल्डिंग को प्रोसेस करने में व्यस्त है, जिसमें अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। बट वो ड्रोन कहता है कि अगर किम फिलहाल इतना वेट नहीं कर सकता तो चाहे तो कुछ आइटम्स को प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखकर उन पर प्रोडक्ट कोड लगाकर किम उन्हें इस्तेमाल कर सकता है। अब क्योंकि दोस्तों पैक्स की वो प्रोसेसिंग अब तक 1% भी नहीं हुई है, तो उस ड्रोन को फिलहाल उसे क्या क्या चाहिए वो बता देता है, क्योंकि वो भूला नहीं है कि बाहर बहुत सारे वाइवन मॉन्स्टर्स जमा हो रखे हैं। तो अगर उन्हें यहाँ से आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उसे उन मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा। मगर उससे पहले वो ड्रोन को ऑर्डर देता है कि पैक्स की कमांड वो सिर्फ उसे ही दे। ऐसा नहीं है कि किम को ड्राइवर पर भरोसा नहीं है, मगर उसके साथ साथ इस वक्त वो मिलिट्री का बंदा भी है। वो नहीं चाहता कि इसका फायदा उठाकर उसे पैक्स के जरिए वेपन्स भी मिलते रहे। वो बस यहाँ कंसर्न है उस बंदे को लेकर। फिर दोस्तों, किम के पूछने पर हमें पता चलता है कि उस ड्राइवर को भी गन चलानी आती है, जिसने किम का सारा काम आसानी कर दिया। जिसके बाद किम और ड्राइवर पोर्टल के पास गन्स और बहुत सारी मैगजीन्स लेकर खड़े हो जाते हैं उन मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए। और किम के इशारा करते ही वो दोनों उन मॉन्स्टर्स पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं।
कई पैनल्स के बाद जब वो रुके तो वो देखते हैं कि मोस्ट ऑफ मॉन्स्टर्स जमीन पर बेजान पड़े हुए हैं। मगर किम देखता है कि उन मॉन्स्टर्स में वो बड़ा वाला मॉन्स्टर नहीं है जिसने उस लुटेरे को मारा था। अगले पैनल में हम देखते हैं कि वो बड़ा वाला मॉन्स्टर बड़ी होशियारी से उस पोर्टल के पीछे छुपा हुआ है। और किम भी जानता है कि अगर वो बड़ा वाला मॉन्स्टर कहीं छिपा हुआ है तो वो जरूर उनकी बाहर निकलने की राह दिख रहा होगा। हालांकि वो उस बारे में भी श्योर नहीं है, किम ने तो यहाँ बस अंदाजा लगाया है। फिर वो दोनों उस मॉन्स्टर को बाहर निकालने का एक छोटा सा प्लान बनाते हैं। किम कहता है कि हम पहले रिमोट कंट्रोल वाली कार का इस्तेमाल करके पहले ये चेक करेंगे कि वो मॉन्स्टर वहां अभी भी मौजूद है या नहीं। अगर किम का अंदाजा सही निकला, यानी वो बड़ा वाला मॉन्स्टर अगर उनकी यहाँ से निकलने का वेट कर रहा है, तो वो उसे देखते ही हमला कर देंगे। अगर वो वहां नहीं होगा तो वो लोग भी वहां से फिर कल्टी मार लेंगे। और हम देख सकते हैं कि किम और ड्राइवर रिमोट कंट्रोल कार का कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने उस डमी को पोर्टल से बाहर भेजा, वैसे उस मॉन्स्टर ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया, जो देखकर ड्राइवर भी सहम गया। वो दोनों बिना देरी किए फिर उस पर हमला कर देते हैं। मगर पता नहीं कैसे उनका हमला उस पर काम नहीं आता। पहले तो उन्हें लगा कि उस मॉन्स्टर की चमड़ी इतनी मोटी होगी जिसकी वजह से उन पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा होगा। मगर फिर किम को उस लुटेरे की बात याद आती है, जिससे किम एक बार फिर अंदाजा लगाता है कि कुछ तो है जिससे कि उनकी गोलियां उस मॉन्स्टर तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। हो सकता है कि ये उस मॉन्स्टर की किसी तरह की कोई डिफेंसिव टेक्निक होगी जिसकी वजह से उनकी गोलियां उस मॉन्स्टर तक पहुंचने से पहले ही ब्लॉक हो जा रही हैं। मगर किम को यहाँ कोई भी फिक्र नहीं हो रही है, क्योंकि वो जानता है कि उनके पास अब अनलिमिटेड हथियार हैं। वो जब तक चाहें तब तक उस मॉन्स्टर का सामना कर सकते हैं, और वो भी अपनी जान को किसी भी तरह के खतरे में डाले बगैर। और फिर दोस्तों सेकंड राउंड में किम उस पर सबसे पहले ग्रेनेड फेंकता है, जिसे देखकर किम समझ गया है कि ये ग्रेनेड्स कहीं कहीं काम आ रहे हैं। फिर किम उस वाइवन को चैलेंज करते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हारा डिफेंस मजबूत है या उनका ऑफेंस। और इसी के साथ वो और ड्राइवर दोनों मिलकर ग्रेनेड्स फेंकना शुरू करते हैं। अब दोस्तों उन ग्रेनेड्स का कोई फायदा हुआ भी है या नहीं ये तो क्लियर नहीं है, बट उस वाइवन मॉन्स्टर के गुर्राने की आवाज सुनकर किम समझ जाता है कि वो अब चिढ़ा हुआ है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उन पर हमला करने की कोशिश करता है, बट हम जानते हैं कि वो काम नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों इस वक्त फैसिलिटी में है और बिना किम की इजाजत के वो मॉन्स्टर उस पोर्टल को पार नहीं कर सकता। दोस्तों हम किम की शक्ल देखकर ये कह सकते हैं कि किम यहाँ कितना हैरान है उस बड़े वाले मॉन्स्टर की ताकत को देखकर, क्योंकि अब तो किम और ड्राइवर भी उन पर ग्रेनेड्स फेंककर और उन पर गोलियों की बारिश करते करते थक चुके हैं। फैसिलिटी की वजह से वो दोनों हैं तो सुरक्षित, लेकिन वो दोनों मिलकर भी उस मॉन्स्टर का भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं। बट दोस्तों लकीली वो बड़ा वाला मॉन्स्टर थक हार कर वहां से चला जाता है, जिसके बाद किम और ड्राइवर दोनों राहत की सांस लेते हैं। बाहर निकलने से पहले वो दोनों कंफर्म करते हैं कि वो मॉन्स्टर वाकई में वहां से चला गया है या नहीं। एक बार कंफर्म करने के बाद वो लोग भी फिर वहां से मिलिट्री व्हीकल में निकल जाते हैं। दोस्तों वो दोनों वहां से निकलने के बाद भी उस बड़े वाइवन मॉन्स्टर के सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। किम सोच भी नहीं पा रहा है कि अगर भविष्य में उनका पाला किसी उससे भी बड़े मॉन्स्टर से पड़ा तो वो लोग उसका सामना फिर कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उस मॉन्स्टर पर ना तो गोलियां काम आ रही थी और ना ही ग्रेनेड्स, क्योंकि लगातार ग्रेनेड्स फेंकने के बाद भी वो लोग मॉन्स्टर को सिर्फ जरा सा ही घाव दे पाए थे। तो इसलिए किम सोच में पड़ गया कि क्या होगा जब उनके सामने कोई उससे भी बड़ा वाला मॉन्स्टर आ जाएगा। तो किम को लगता है कि शायद उसे और भी ज्यादा फायर पावर की जरूरत होगी, लेकिन ये भी बात है ना कि अगर वो लोग किसी ऐसे हथियार का इस्तेमाल करेंगे जिसका धमाका ग्रेनेड से भी ज्यादा होगा, तो उसी धमाके की वजह से वहाँ आसपास के लोगों को भी खतरा हो सकता है। मगर ये भी कहना मुश्किल है कि वो धमाका उस जैसे मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी होगा भी या नहीं। तो इसलिए ऐसा रिस्क लेना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि दूसरों के नजरिए से अगर देखेंगे तो उस मॉन्स्टर से ज्यादा इंसानों को खतरा फिर किम के हथियारों से ही होगा, जिसकी वजह से लोग किम को ही मॉन्स्टर समझ बैठेंगे, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है। तो उसे अब कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि वो मॉन्स्टर भी मर जाए और कोलेट्रल डैमेज भी ना हो, या फिर कुछ ऐसा जो तेजी से जाकर उन मॉन्स्टर्स की खाल को चीर सके। तो इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे अब किम को ये सब सुलझाने के लिए अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ेगी। अब क्योंकि फिलहाल उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा है, तो उसका सबसे पहला गोल है अपने सब स्पेस को अपग्रेड करते रहना, क्योंकि वो अपग्रेड करके ही खुद को और पावरफुल बना सकता है। फिर दोस्तों किम ने जब पत्थरों को चेक करने के लिए अपनी खिड़की खोली तो तब वो हैरान हो गया, क्योंकि उसके पास अब 300 से भी ज्यादा पत्थर जमा हो चुके हैं, जो काफी है उसकी एबिलिटीज को और अपग्रेड करने के लिए। और अगले पैनल में हम देख सकते हैं कि उसने अपने पत्थरों का इस्तेमाल किन किन एबिलिटीज पर किया है। आप लोग चाहें तो ये पॉज करके पढ़ सकते हैं। सारा कुछ अपग्रेड करने के बाद वो कुछ पत्थरों को पॉकेट डायमेंशन लैब को अनलॉक करने में लगा देता है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। अब दोस्तों क्योंकि किम उस नई लैब को चेक करना चाहता है, तो ड्राइवर से एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहता है। मगर ड्राइवर कहता है कि हम गंगनम शहर के बेहद करीब हैं, तो वो कहता है कि वो जब तक ड्राइव कर रहा है तब तक वो जाकर उसे जो भी काम निपटाना है वो सारा कुछ निपटा सकता है। ड्राइवर का ये आइडिया उसे अच्छा लगा, तो ड्राइवर से संभल कर रहने के लिए कहकर पोर्टल के जरिए अपने सब स्पेस में चला जाता है। लैब में घुसते ही उसे कुछ खास नहीं दिखता है, तो फिर एक बार और उस लैब की स्पेसिफिकेशंस वाली खिड़की खोलकर देखता है,
जहाँ लिखा है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कंबाइन या सेपरेट कर सकता है, फिर चाहे उसे ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह से डिजाइन क्यों ना किया गया हो। ये लैब उन सभी ऑब्जेक्ट्स की फिजिकल कंडीशंस को इग्नोर करके उन्हें कंबाइन कर सकता है, जिससे कि उस ऑब्जेक्ट की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। अब क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर समझदार है, तो समझ गया है कि ये लैब असल में क्या करती है, तो तुरंत ही ड्रोन को कहता है कि वो सारे ग्रेनेड्स को, उनकी सेफ्टी पिंस और उसकी क्लिप्स को हटाकर उसे एक अलग प्रोडक्ट के तौर पर रजिस्टर करे। दोस्तों, उस ड्रोन के मुताबिक किम के सबस्पेस में जो भी चीजें हैं वो उनके डिजिटल फॉर्म में स्टोर की गई हैं। यानी इसका मतलब है कि जब तक किम उन चीजों को ऑर्डर नहीं करता तब तक वो सारी चीजें मटेरियलाइज नहीं होंगी। जिसका मतलब है कि इस लैब में किम ग्रेनेड्स की पिन निकालकर कहीं भी रख भी देगा तब भी वो ग्रेनेड्स नहीं फटेंगे, जब तक कि किम उन ग्रेनेड्स को अपने सबस्पेस के बाहर शिप नहीं कर देता। इसके बाद फिर किम गन्स को ऑलरेडी अटैच मैगजीन्स के साथ भी एक नया प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोच रहा था। हालांकि इससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, मगर उसे लगता है कि उसे कहीं थोड़ी आसानी जरूर हो जाती। मगर फिर अचानक ही किम को कुछ स्ट्राइक होता है। ऐसा लग रहा है जैसे किम इस लैब के फंडामेंटल्स को समझ गया है और उसे लग रहा है कि इस लैब की मदद से वो एक ऐसी हथियार को बना सकता है जिसकी फायर पावर ज्यादा होगी। यानी एक ऐसा हथियार जो किसी ग्रेनेड या आम तरह के बॉम्ब से भी ज्यादा धमाकेदार होगा और उसके आसपास के एरिया पर भी असर कम होगा। अगले पैनल में हम देखते हैं कि ड्राइवर ने सडनली गाड़ियों को रोक दिया है। जब किम बाहर आकर उस ड्राइवर से पूछता है तो तब वो बताता है कि वो अब आगे नहीं जा सकते क्योंकि उनके सामने सभी तरह की गाड़ियों का ढेरा लगा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर इन गाड़ियों को एक दीवार की तरह इस्तेमाल करने के लिए लगा दिया है ताकि कोई भी यहाँ से आगे ना जा सके। ड्राइवर सजेस्ट करता है कि उन्हें अब यहाँ से फिर से घूम कर जाना होगा, मगर किम बताता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी अभी उसने कुछ ऐसा बनाया है जिससे कि उनकी ये सामने खड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। जिसके बाद दोस्तों किम वहाँ उन गाड़ियों की दीवार पर कुछ फेंकता है, जिसके धमाके की वजह से हम देख सकते हैं कि गाड़ियां हवा में उछलकर यहाँ वहाँ गिर रही हैं और उनके सामने का रास्ता भी अब उनके लिए खाली हो चुका है। ये देखकर ड्राइवर का क्या रिएक्शन था आप देख ही सकते हैं। और चैप्टर के आखिरी पैनल में हम देख सकते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने क्या चीजें इस्तेमाल करके ये नया हथियार बनाया है। जिसके बाद हम दो बंदों को देखते हैं जिन्होंने अभी अभी दूर से कहीं धमाके की आवाज सुनी है और इनकी बातों से हम ये कह सकते हैं कि गाड़ियों की जो दीवार किम ने अभी अभी नष्ट की है वो इन्हीं लोगों ने खड़ी की थी। वो दोनों दूर से किसी गाड़ी को आता हुआ देखते हैं। किम आते ही उन दोनों से पूछता है कि क्या नर्स जुयोन यहाँ पर है। दोस्तों, किम जुयोन किम की सबसे बड़ी बहन है। हम देख सकते हैं कि जहाँ उसकी सबसे बड़ी बहन कुछ पढ़ने का काम कर रही है तो वहीं दूसरे नंबर वाली उसकी बड़ी बहन किम को बुली कर रही है। दोस्तों, किम और उसकी सबसे पहले वाली बड़ी बहन के बीच 8 सालों का अंतर है। किम कहता है कि जब वो 7 साल का था तब से उसकी बड़ी बहन अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो गई क्योंकि किम के मुताबिक वो ऐसी लड़की थी जो कुछ मिनटों के लिए भी एक जगह पर नहीं बैठ सकती थी। किम और उसकी दूसरी बहन को लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, तो दोनों अपनी मम्मी से कंप्लेन करते हैं कि जुयन बहुत सीरियसली पढ़ाई करने बैठी है। उन दोनों को शायद उस वक्त ऐसा लगा होगा कि जैसे किसी ने उसकी बहन को कंट्रोल कर लिया है क्योंकि जंगली पने में वो अपनी दूसरी बड़ी बहन से कम नहीं थी। जुयन कहती है कि वो आगे चलकर एक डॉक्टर बनना चाहती है। शुरू में तो उन्हें ऐसा लगा जैसे डॉक्टर बनना उसका कोई नया और टेम्पररी ऑब्सेशन होगा, मगर वो डॉक्टर बनने के अपने सपने को लेकर कितनी सीरियस थी वो किम को उस वक्त पता नहीं चला क्योंकि इसके बाद उसके ग्रेड्स धीरे धीरे सुधरने लगे और सुधरे भी ऐसे जिसकी वजह से आगे चलकर उसे नर्सिंग स्कूल में एडमिशन भी मिल गया और अब वो एक काबिल डॉक्टर बन चुकी है। दोस्तों, इतने सालों बाद इन दोनों का रियूनियन कैसा था इसका अंदाजा हमें इन पैनल से ही लगा सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे को इस तरह सुरक्षित देखकर बहुत खुश होते हैं और ये देखकर वहाँ खड़ा ड्राइवर भी अपनी मुस्कुराहट को छिपा नहीं पाया। जिसके बाद किम अपने आंसू पोंछते हुए अपनी बहन को ड्राइवर से मिलाता है और कहता है कि हमारे पास एक पेशेंट है। जब जुआन ने उससे पूछा कि कहाँ है तो बताता है कि वो इस वक्त यहाँ नहीं है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ उसकी मर्जी चलती है, यानी उसके सबस्पेस में। उसकी बहन समझ जाती है कि किम भी एक अवेकन बीइंग है। जिसके बाद वो तीनों वहाँ हॉस्पिटल में अंदर चले जाते हैं ताकि उसकी एबिलिटी एक्स्ट्रा लोगों को पता ना चल सके। वो तीनों एक खाली कमरे में जाते हैं जहाँ किम अपने सब स्पेस के पोर्टल को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर उसकी बहन हैरान हो गई। जिसके जवाब में किम उसे कहता है कि अभी वक्त नहीं है, वो फुर्सत में उसे सब समझा देगा, अभी उनके लिए उस पेशेंट का चेक होना ज्यादा जरूरी है। किम पूछता है कि वो आदमी कैसा है। रिटर्न में उसकी बहन पूछती है कि ये ऐसी हालत में कब से है। जब किम ने उसका जवाब दिया तो तब उसकी बहन कहती है कि नॉर्मली ऐसी अवस्था में किसी भी इंसान के बचने के चांसेस नहीं होते हैं, बट लकीली वो भी एक अवेकन बीइंग है और उसके पास लोगों को हील करने की ताकत है। हालांकि उस बंदे को वो कम्प्लीटली एक साथ हील नहीं कर सकती क्योंकि उसका लेवल अभी भी लो है, तो वो फिलहाल सिर्फ फर्स्ट एड टाइप की हीलिंग ही प्रोवाइड कर सकती है, मगर इसकी वजह से एटलीस्ट उसकी जान बच जाएगी। अगर इसका खाना पीना ठीक से हुआ तो इसे ज्यादा समय नहीं लगेगा पूरी तरह से हील होने में।
जिसके बाद किम अपनी बहन को थोड़ा टीज करता है पुरानी बातों को लेकर, जिसे सुनकर वो डेफिनेटली खुश तो बिल्कुल भी नहीं होती। इसके बाद फिर वो किम से सारा एक्सप्लेनेशन मांगती है, जिसे एक्सप्लेन करते हुए खाना खाते खाते किम वो सारी बातें बता देता है जो घटनाएं अब तक उसके साथ घटी। ड्राइवर की वाइफ सजेस्ट करती है कि उसने फर्स्ट फ्लोर पर एक लाउंज रेडी करवाया है उनके आराम करने के लिए, तो अगर वो चाहें तो खाना खाने के बाद आराम करने के लिए वहां जा सकते हैं। और फिर उसने सारा खाना पीना कहाँ पर रखा है वो बताकर ड्राइवर की वाइफ फिर वहां से चली जाती है। जब किम कहता है कि उसका प्लान अपने परिवार के सभी सदस्यों को यहाँ पर लाकर सुरक्षित रखना है, तो तब जुअन बताती है कि वो उसके साथ यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर इस हॉस्पिटल में लगभग 300 से भी ज्यादा मरीज हैं जिन्हें कॉन्स्टेंटली मेडिकल हेल्प चाहिए होती है। मगर ये सब भी सुलझ सकता है क्योंकि दूसरे डॉक्टर्स और नर्सिस भी यहाँ मौजूद हैं जो इनका ख्याल रख सकते हैं। मगर उसके ना आने की असली वजह तो कुछ और ही है। किम की बड़ी बहन अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि यहाँ का डिपार्टमेंटल हेड यहाँ के लोगों को किसी पॉइजन के जरिए कंट्रोल कर रहा है, जिसका इस्तेमाल करके उसने इस हॉस्पिटल के सभी खाने पीने की चीजों को अपने कंट्रोल में ले लिया। और इतना ही नहीं, इसके कंट्रोल में कुछ अवेकन लोग भी हैं जिनके पास ताकत है। वो नहीं जानती कि उसके साथ साथ उसने बाकी के नर्सिस को क्यों अब तक कंट्रोल नहीं किया, मगर वो यहाँ के लोगों को इस तरह छोड़कर उसके साथ नहीं जा सकती। वो कहती है कि वो लगातार पत्थरों की खोज में लगी हुई है। उसे पूरा भरोसा है कि अगर एक बार वो अपनी एबिलिटी को अपग्रेड कर देगी तो वो उन लोगों को उस डॉक्टर के कंट्रोल से आजाद करवा सकती है, तो इसलिए वो किम के साथ नहीं आ सकती। वो कहती है कि वो अभी और इसी वक्त अपने मम्मी और पापा को मिलने निकल जाए, वो यहीं रहकर सरवाइव करने की कोशिश करेगी। मगर हम जानते हैं कि किम का क्या जवाब होगा। वो जुअन को मना करते हुए कहता है कि ये प्रॉब्लम उसकी एबिलिटी के सामने कुछ भी नहीं है। अब जैसा कि जुअन ने बताया कि उस डॉक्टर के पास ही पूरा कंट्रोल है इस हॉस्पिटल की दवाइयाँ और खाने पीने की चीजों का, तो इसे वो बड़ी आसानी से निपट सकता है। इनफैक्ट वो उसी के सामने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके दिखाता है कि वो क्या क्या कर सकता है। और हम देख सकते हैं कि किम ने अपने सब स्पेस के बहुत सारे खाने के सामान को बाहर शिप करवाया है। फिर अगले पैनल में हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जिसे एक बंदे ने आकर कहा कि एक धमाके की आवाज के साथ उन्होंने यानी कि किम और ड्राइवर ने यहाँ एक मिलिट्री व्हीकल में एंट्री की है। डॉक्टर पूछता है कि क्या वो लोग स्पेशल फोर्स या मिलिट्री के लोग हैं, तो तब वो दूसरा बंदा कहता है कि उसे नहीं पता, बट वो इतना जानता है कि उनमें से का एक जुयोन का छोटा भाई है, तो इसलिए वो लोग यहाँ आए हैं। पहले तो डॉक्टर को लगा कि वो दोनों यहाँ खाना वगैरह ढूंढने के लिए आए होंगे, मगर वो डॉक्टर किसी वजह से समझ गया है कि उन दोनों में से कहीं ना कहीं एटलीस्ट कोई एक अवेकन बीइंग है। तो तब वो डॉक्टर कहता है कि अगर उनमें से किसी ने कोई बेवकूफी करने की कोशिश की तो वो लोग यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास भी एक ऐसा बंदा है जो इन जैसे अवेकन लोगों को बड़ी आसानी से कुचल सकता है। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ खड़े किसी मसल मैन को उनका स्वागत करने के लिए कहता है, जो यहाँ दर्शाने के लिए काफी है कि डॉक्टर को यहाँ डर लग रहा है। फिर वहाँ एक मैसेंजर आके कहता है कि वो दोनों अपने साथ बहुत सारा खाना भी लेकर आए हैं, मगर डॉक्टर को यहाँ उस बात की फिक्र नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि वो सिर्फ दो लोग हैं और सिर्फ दो लोग ही इतना खाना नहीं ला सकते कि वो पूरे हॉस्पिटल के लोगों को प्रोवाइड कर सकें। उसे लगता है कि सिर्फ कुछ ही वक्त में वो खाना भी खत्म हो जाएगा और एक बार फिर सब लोग खाने के लिए एक दूसरे का गला पकड़ना शुरू कर देंगे, जिसके बाद उनके पास और कोई वजह नहीं होगी उनके द्वारा प्रोवाइड किए गए खाने को नकारने की। उसे लगता है कि उन दोनों को खाने को इस तरह लोगों को यूं ही देखकर जाया करने के बजाय कहीं छुप कर बैठना चाहिए था, क्योंकि जैसी हालत इस वक्त दुनिया की हो रखी है उस हिसाब से लोग इनके पास से खाना छीनने के लिए जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। मगर दोस्तों वो डॉक्टर अपनी बात को पूरी करता उससे पहले वो मैसेंजर बताता है कि उन दोनों के पास उनसे भी ज्यादा खाना है। और यह सुनकर उस डॉक्टर की शक्ल लाल हो गई। उसे भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके पास जो भी खाना पड़ा है उसे जमा करने के लिए उस डॉक्टर को एक पूरी टीम लग गई थी और ये पूरा एक ट्रक भर जाए उतना खाना था। तो वहीं यहाँ ये दोनों बस एक मिलिट्री व्हीकल में आए जिसमें इतना सारा खाना स्टोर करके रखना किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं है। तो तब वो डॉक्टर समझ जाता है कि हो ना हो इन दोनों में से किसी एक के पास सामान को स्टोर करने की एबिलिटी है। जिसके बाद वो डॉक्टर उस मैसेंजर को दवाई की एक छोटी शीशी देकर कहता है कि हर हाल में वो इस जहर को उन दोनों के खानों में डाल दे ताकि उन दोनों को इसकी लत लग जाए। अगर ये काम नहीं आता तो वो उन दोनों को चाहे तो मार दे। अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि किम यहाँ किसी को ढूंढ रहा है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि किम का प्लान क्या है। वो अपनी बहन को बताता है कि उसका प्लान है इस जहर वाले खाने को न्यूट्रलाइज करके इस डॉक्टर को पकड़ना। अब ये काम वो लोग कैसे करेंगे वो यहाँ पर क्लियर नहीं है, मगर जब किम ने उससे पूछा कि उस डॉक्टर के वश में जो लोग हैं उनमें से किसी के पास कोई ऐसी एबिलिटी है जिससे उन्हें डरना चाहिए, क्योंकि किम उन लोगों का सामना पहले करना चाहता है ताकि उस डॉक्टर को सबक सिखाने का जब वक्त है तो तब उसके रास्ते में कोई ना आ सके। किम की बहन बताती है कि ज्यादातर लोगों के पास कुछ फालतू की एबिलिटीज हैं, जैसे कैन को ओपन करना, सील को फिर से पैक करना या ऑटोमेटिक लॉन्ड्री करना। अब आपका तो पता नहीं, बट मुझे ऑटोमेटिक लॉन्ड्री वाली स्किल बहुत ही ओपी लगी। बट खैर
उसकी बहन बताती है कि इन सब के बीच एक ऐसा बंदा है जिससे शायद उसे डरना चाहिए, क्योंकि वो बंदा क्रेजी स्ट्रांग है। वो लोग जिस गाड़ियों वाली दीवार को तोड़कर यहाँ आए थे, वो दीवार उसी बंदे ने खड़ी की थी, और वो भी अपने हाथों से। तो वो कहती है कि अगर वो उससे कहीं टकरा गया तो उसे तुरंत ही पहचान लेगा, क्योंकि उसका साइज ही उतना बड़ा होगा। और अगले पैनल से हमें पता चलता है कि किम को उस बंदे से टकराने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वो बॉडी बिल्डर बिना हमारा वक्त जाया किए कहता है कि उसे उससे बात करनी है, जिसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल के बाहर चले जाते हैं ताकि हॉस्पिटल के मरीजों को कोई डिस्टरबेंस ना हो। वो किम को दो चॉइस देता है, या तो वो ये दवाई खा ले या फिर उसके हाथों मर जाए। मगर किम बड़े ही शांत अंदाज में उसका मजाक उड़ाकर जवाब देते हुए कहता है कि वो थर्ड ऑप्शन को चुनेगा, जो है इस मसल मैन को यहीं बांधे रखना। और अपनी बेइज्जती सुनकर वो किम पर हमला कर देता है। उससे बचने के लिए किम सबसे पहले फैसिलिटी में चला जाता है, जहां से खड़े होकर वो उस पर कुछ बॉलिंग बॉल्स फेंक के मारता है। उसका ध्यान भटकने के बाद फिर किम उस पर ऊपर से बहुत सारे वेट्स डालता है। पहले तो खैर वो थोड़ा सामना करने की कोशिश करता तो है, मगर जब किम ने ऊपरा ऊपर उस पर हमला जारी रखा तो उसके बाद फिर उसने हार ही मान ली। उस मसल मैन को वेट्स की इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ट्रैप करने के बाद वो फिर अपनी बहन को मिलता है, जो उसे ढूंढते हुए यहाँ आई थी। दरअसल किम ने अपनी बड़ी बहन को खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेजा था, ताकि इस हॉस्पिटल में मौजूद सभी को उस डॉक्टर के जहर वाला खाना खाना ना पड़े। किम जुआन को बताता है कि अभी अभी उसकी मुलाकात उस मसल मैन से हुई थी, जिसकी ताकत की वो बहुत तारीफ कर रही थी। और उसे ये भी बताता है कि कैसे उसने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस मसल मैन को वहां पर फंसा रखा है। फिर दोस्तों उसी वक्त वहां ड्राइवर आता है। वो बताता है कि किसी वजह से उसके सर में दर्द शुरू हो गया है। किम की बहन के लिए ये सिम्टम्स नए नहीं है। वो तुरंत समझ जाती है कि ये उसी ड्रग की वजह से हो रहा है जिससे ये लोग बाकियों को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ड्राइवर बताता है कि वो तो बस खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, उसे नहीं याद कि उसने उस दौरान कुछ खाया भी हो। मगर फिर जुआन उसकी उंगली से खून निकलता हुआ देखती है, जिससे कि वो समझ गई कि किसी ने डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान ही उसे ये घाव जानबूझकर दिया है। जिसके बाद किम जल्दबाजी करते हुए ड्राइवर को अपने सब स्पेस में ले जाता है उसकी जांच शुरू कराने के लिए। मगर पता नहीं कैसे उस सब स्पेस में कदम रखने के साथ ही उसके सर का दर्द खत्म हो गया। किम समझ जाता है कि ये उसी की एबिलिटी का नतीजा है। जिसके बाद किम अपने बिग ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए उस मसल मैन को भी अपने सब स्पेस में भेजकर वापस बाहर फेंकता है। और जैसा हमारे प्रोटैगनिस्ट ने अंदाजा लगाया था, ठीक वैसे ही उस पर से उस डॉक्टर का कंट्रोल खत्म हो गया। जिसके बाद वो अपनी बीमार माँ को गले लगा लेता है, जिसके लिए वो बड़ी दूर से यहाँ हॉस्पिटल में आया था। जिसके बाद वो किम से आकर माफी मांगता है उसके बर्ताव के लिए, क्योंकि वो जानता है कि उसी की वजह से उसकी मेमोरीज वापस आ गई हैं। हालांकि पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन आ गई हैं। जिसके बाद वो किम को कुछ ये बोलकर निकल जाता है। दोस्तों वो जा रहा है उस डॉक्टर से अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए, जिसने इतने वक्त तक उसे और उसकी बीमार मम्मी को उससे अलग रखा। अगले पैनल में हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो अपनी खिड़की में देख रहा है। उस डॉक्टर की खिड़की में लिखा है कि उसके और उसके मिनियंस के बीच का कनेक्शन टूट चुका है। जब वहां पर वो मसलमैन आया तो तब वो उससे पूछता है कि ऐसा क्या हो गया जिससे कि उसका कनेक्शन टूट गया। हालांकि उसके बाद भी वो डॉक्टर उम्मीद लगाकर बैठा था कि वो मसलमैन उससे मिलने जरूर आएगा। यहाँ पर दरअसल उस मसलमैन का चेहरा तो नहीं दिखाया गया, बट हम उसके मसल्स को देखकर ये कह सकते हैं कि वो उस डॉक्टर पर बहुत गुस्सा है, और वो गुस्सा शायद इस डॉक्टर ने भी देख लिया होगा। जिसके बाद वो डॉक्टर कुछ ये कहता है, मगर ऐसा लग रहा है जैसे उस डॉक्टर का अंत उसी मसलमैन के हाथों लिखा हुआ था। और चैप्टर के आखिरी पैनल में हम देख सकते हैं कि वो मसलमैन उस डॉक्टर का क्या हाशर करता है। दोस्तों किम और उसकी बड़ी बहन आपस में डिस्कस कर रहे थे कि अब इन हॉस्पिटल के मरीजों को उस डॉक्टर की बनी दवाइयों से कैसे छुड़वाना है, क्योंकि उस दवाई ने मरीजों पर कुछ ऐसा असर किया है कि जिससे उन सबको उसकी लत लग गई है। यहाँ पर उनके सामने प्रॉब्लम ये है कि अब इन मरीजों को कैसे ठीक किया जाए। वैसे किम के पास एक रास्ता है तो, और वो ड्राइवर और उसकी बहन को सजेस्ट भी करता है, ये कहकर कि किसी आम डॉक्टर की दवाइयाँ इतनी असरदार नहीं है जितना असरदार उसका सब स्पेस है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि उसके सब स्पेस में दाखिल करते ही ड्राइवर के अंदर से वो सारा सब्सटेंस नष्ट हो गया था जो उस डॉक्टर की दवाई से उसके अंदर गया था। तो यहाँ पर किम का आइडिया ये है कि वो सभी लोगों को उसके सब स्पेस में लेके जाएगा, क्योंकि वो नहीं जानते कि किस मरीज पर उस डॉक्टर की दवाइयों का असर हुआ है और किस पर नहीं हुआ है। तो उनके लिए बेहतर यही है कि वो यहाँ मौजूद सभी मरीजों को उसके सब स्पेस में लेकर जाए। लेकिन दोस्तों वो लोग फिर नोटिस करते हैं कि लोग धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, और वो भी अपने आप। किम और बाकियों को कुछ समझ में आता उससे पहले वहां पहलवान आता है, जो बताता है कि उसने सब कुछ संभाल लिया है। पहलवान का ये कहना और हॉस्पिटल के मरीजों का अपने आप ठीक होना इतना काफी था किम को इमेजिन कराने के लिए कि इस मसल मैन ने उस डॉक्टर को कैसे संभाला होगा। जिसके बाद वो बंदा एक बार और अपनी मम्मी की ओर से किम का धन्यवाद करता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसकी मम्मी और बाकी सब हॉस्पिटल के मरीज ठीक हुए हैं। दोस्तों जब किम ने उस मसल मैन को बताया कि वो किस तरफ जा रहा है, तो तब वो बंदा किम को कहता है कि वहां पे जाना सुरक्षित नहीं है,
जब किम ने इसकी वजह पूछी तो तब वो पहलवान किम को बताता है कि जिस दिशा में किम और ड्राइवर को जाना है वहाँ पर उसने यहाँ आते वक्त एक बहुत बड़ी और लंबी दीवार देखी थी। उसने बताया कि वो दीवार जमीन से ऐसे उठ रही थी जैसे मानो किसी बच्चे के दूध के दांत उग रहे हों। उस दीवार की एग्जैक्ट साइज क्या है वो तो उसे नहीं पता, लेकिन वो अंदाजा लगाता है कि वो दीवार इस वक्त एटलीस्ट एक एवरेज बिल्डिंग के साइज के बराबर होगी। यानी उस शहर में अब बाय रोड जाना तो अब इम्पॉसिबल है। और साइज का अंदाजा लगाने के बाद एटलीस्ट ये तो क्लियर हो गया कि उस दीवार को मामूली औजारों से तोड़ने की कोशिश करना भी काफी नहीं होगा, और उसमें कितनी एनर्जी और कितना वक्त लग जाएगा वो मुझे आप लोगों को समझाने की जरूरत भी नहीं है। बट दोस्तों यही एक चीज नहीं है जो किम को आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि वहाँ पर जानकारी के अनुसार वैसे मॉन्स्टर्स नहीं है जैसे किम ने अब तक देखे हैं। वो पहलवान बताता है कि वहाँ पर मोस्टली मॉन्स्टर्स स्केलेटन्स और अनडेड टाइप के हैं, जिसे सुनकर किम भी हैरान हो गया, क्योंकि वो ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें आप मार नहीं सकते, क्योंकि वे फिर से खुद को किसी तरह वापस जिंदा करने की काबिलियत रखते हैं। और यही नहीं, उनके पुराने कंकाल भी शहर में ऐसे घूम रहे हैं जैसे वो पूरा इलाका ही उनका हो। जिसके बाद दोस्तों हमारा प्रोटैगनिस्ट और ड्राइवर उस पहलवान को बहुत सारा खाना और कुछ दूसरी जरूरी चीजें देकर वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्तों वो लोग जब वहाँ से निकल रहे थे तो तब उसके सब स्पेस से उसकी बहन का बुलावा आता है। वो कहती है कि जिस आदमी को वो लोग कहीं से उठा कर लाए थे वो अब जाग चुका है। फिर दोस्तों अगले पैनल में हम देखते हैं कि फैसिलिटी में वो फौजी किम का शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए, जिसके बाद वो खुद को उनके सामने इंट्रोड्यूस करता है। जवाब में किम भी उसका हालचाल पूछता है, और जब उस सोल्जर ने किम को पूछा कि वो लोग कहाँ हैं तो तब किम बताता है कि वो लोग उसके सब स्पेस में है। और जाहिर है कि वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो जिस मिलिट्री बेस में काम करता था वो यहीं पर है, मगर उसके अलावा और कोई भी बिल्डिंग या रास्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा है। तो तब किम की बड़ी बहन उसे सब कुछ बता देती है, और ये भी कि वो लोग कहाँ हैं। जब उस सोल्जर को पता चला कि वो लोग गंगनम शहर के पास ही में कहीं हैं, तो वो किम से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे यहीं उतार दे। पहले तो खैर किम और ड्राइवर को लगा कि वो सोल्जर डरा हुआ है। उनके मुताबिक उस सोल्जर को लग रहा होगा कि वो लोग उसे कहीं डेंजरस जगह ले जाकर उसे खत्म कर देंगे, मगर सोल्जर भी क्लियर करते हुए कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा है। अब जबकि किम और बाकियों ने उसकी जान बचाई है तो इसलिए उस सोल्जर को उन पर पूरा भरोसा है। तो कहता है कि ऐसा कुछ भी वो सोच भी नहीं सकता। उल्टा वो रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग उसे यहीं गंगनम ड्रॉप कर दें, क्योंकि उसे जल्द से जल्द जॉन चीफ ऑफ स्टाफ से मिलने जाना है और उन्हें वो सारी परिस्थितियां बयान करनी है जो उनके साथ वहाँ कम्युनिकेशन सेंटर में हुई। किम भी समझ सकता है कि ये कितना जरूरी होगा उस सोल्जर के लिए। जिसके बाद किम उसे खाना ऑफर करता है, और वो कहता है कि वहाँ उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ वो भी जानना चाहता है। और जिस तरह का खाना किम ने उसके सामने रखा उसे देखकर वो सोल्जर भी पिघल गया और राजी हो गया किम को सब कुछ बताने के लिए। वो सोल्जर कहता है कि किसी रोज उनकी दुनिया में बाहरी लोग अचानक से ही आना शुरू हो गए, और बाहरी लोग मतलब सोल्जर उन मॉन्स्टर्स की बात नहीं कर रहे जिसका सामना अब तक हमारा प्रोटैगनिस्ट करता आया है। उन बाहरी दुनिया के लोगों में उन मॉन्स्टर्स के अलावा अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े, जानवर और कई प्रकार के पेड़ भी शामिल हैं। और इतना ही नहीं, उसकी वजह से उनकी दुनिया में कई कई जगहों पर ज्योग्राफिकल बदलाव भी आना शुरू हो गया, जैसे वो पहाड़ वगैरह जो भी था वो सब कुछ मानो दूसरी दुनिया से यहाँ आया हो। वो सोल्जर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि वो मॉन्स्टर इतने खतरनाक हैं कि वो लोग जिन्हें भी या जिसे भी देखेंगे उन पर हमला कर देंगे, यहाँ तक कि वो कई मौकों पर खुद के लोगों को भी मार देते हैं। अब ये तो बहुत जल्द साबित हो गया था कि ज्यादातर मॉन्स्टर्स पर कन्वेंशनल हथियार काम नहीं करते थे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उन लोगों को शामिल करना शुरू किया जिनके पास कोई एबिलिटी हो इन मॉन्स्टर्स का खात्मा करने की। नतीजा, गवर्नमेंट के ऑर्डर पर उन अवेकन लोगों की एक अलग ही टीम बनाई गई जो पर्टिकुलरली सिर्फ उन मॉन्स्टर्स को ही हैंडल करेंगे। और वो टीम उन मॉन्स्टर्स के हमलों के वक्त कितनी कारगर साबित हुई इसका अंदाजा हमें तभी लग गया जब उस सोल्जर ने कहा कि उनकी वजह से उनका एरिया धीरे धीरे स्टेबल होने लगा था, जब तक कि ये बंदा वहां नहीं आ गया। फिर उन मॉन्स्टर्स की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी जिन पर आर्मी के कन्वेंशनल हथियार काम नहीं आते थे। उन्होंने बार बार कमांड सेंटर से सपोर्ट के लिए वायरलेस पर संदेशा भेजा, मगर ना तो उनकी तरफ से कोई मदद आई और ना ही किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट। तो अब ऐसी परिस्थिति में उनके पास और कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने खुद ही अवेकन्स को हायर करना शुरू किया और निकल पड़े कमांड सेंटर की ओर मदद मांगने के लिए। मगर वो लोग जब अपनी मंजिल पर पहुंचे तो तब उन्हें पता चला कि वो कमांड सेंटर पहले से ही खाली हो चुका है। डॉक्यूमेंट्स की जांच करने पर पता चला कि वहां पर बगावत हुई थी, जिस वजह से वो कमांड सेंटर पूरी तरह से खाली हो चुका था। और उन सोल्जर्स की परिस्थितियां बद से बदतर तब हो गई जब उन्हीं के हायर किए अवेकन्स ने उनके खिलाफ हथियार उठा लिए। और अब जबकि वो पूरा एरिया वाइवर्न मॉन्स्टर से भरा हुआ था तो वो लोग फिर वहां से निकल भी नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग वहीं फंसे रहे। और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ ये तो हम सबको पता है। और ऐसा लग रहा है जैसे बगावत की वजह से मिलिट्री की ताकत भी अब दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ गई है। एक फैक्शन वो है जिसने बगावत शुरू की और दूसरा फैक्शन वो है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और दोस्तों वो बगावतखोर अपनी बगावत को जायज साबित करने के लिए इस मुश्किल की घड़ी में गवर्नमेंट की तरफ से आम जनता को मिलने वाली मदद की सभी कोशिशों में बाधारूप बन रहे हैं। और उस सोल्जर के लिए इस बगावत की जानकारी को उसके कमांडर तक पहुंचाना बेहद जरूरी है।
जिसके बाद किम कहता है कि वो बात को अब समझ गया है, मगर वो उसे गंगनम ड्रॉप नहीं कर सकता। हालांकि हमारा प्रोटैगनिस्ट उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन वो जानता है कि उस सोल्जर के लिए गंगनम से कमांड सेंटर तक पहुंचना आसान नहीं होगा। तो इसलिए वो सोल्जर को उस कमांड सेंटर के जितना करीब हो सके उतना करीब छोड़ना चाहता है। किम और ड्राइवर बताते हैं कि वो लोग किस तरफ जा रहे हैं, और फिर जब उनका रास्ता अलग अलग होने लगेगा तो तब वो सोल्जर को ड्रॉप कर देंगे। जिसके बाद किम और ड्राइवर पोर्टल के जरिए सोल्जर को आराम करने का कहकर वहां से चले जाते हैं। दरअसल किम जाने के बाद अपने पोर्टल को ओपन छोड़कर जाता है ताकि वो सोल्जर देख सके कि बाहर क्या कुछ हो रहा है। और दोस्तों, इस दौरान किम और ड्राइवर का सामना कुछ मॉन्स्टर से भी हुआ, और उनकी और हमारे प्रोटैगनिस्ट की फाइट देखकर सोल्जर चकरा जाता है। और जब उसने ड्राइवर की ड्राइविंग देखी तो तब वो और हैरान हो गया, क्योंकि नॉर्मली जितने डिस्टेंस को कवर करने के लिए कई घंटे लगने चाहिए थे, उतने डिस्टेंस को ड्राइवर ने बेहद आसानी से किम की प्रोटेक्शन के साथ उसने सिर्फ 1 घंटे में ही कवर कर लिया। जिसके बाद वो एडमायर करने लगता है इन दोनों की एबिलिटीज को। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि किम और ड्राइवर उस सोल्जर को कमांड सेंटर के सिर्फ थोड़ी ही दूर उसे ड्रॉप कर देते हैं। इससे पहले कि वो लोग उस सोल्जर को गुड बाय और गुड लक बोलकर वहां से निकल पाते, उससे पहले ही वो सोल्जर उनके सामने एक ऑफर रखता है। वो उन दोनों से पूछता है कि क्या वो लोग फिर से मिलिट्री को ज्वाइन करना चाहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त अवेकन लोगों को फुल सपोर्ट दे रही है, जिसमें गवर्नमेंट उन अवेकन लोगों को नेसेसरी टेक्नोलॉजी और एमपी पत्थर भी प्रोवाइड करती है ताकि अवेकन लोग लेवल अप हो सके। मगर किम कहता है कि उसके लिए उसका परिवार सबसे पहले आता है, और वैसे भी वो लोग पत्थरों को खुद भी जमा कर सकते हैं। तो इसलिए किम उस सोल्जर के ऑफर को नकार देता है। मगर फिर पता नहीं क्या हुआ, किम को कुछ सूझता है। वो उस सोल्जर से कहता है कि अगर ये चीफ ऑफ स्टाफ का कमांड सेंटर है तो यहाँ पर तो हेलीकॉप्टर तो जरूर होगा। जिसका जवाब देते हुए वो सोल्जर कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर किम का प्लान ये है कि वो कमांड सेंटर से एक हेलीकॉप्टर बोरो करेगा ताकि उसकी मदद से वो दोनों उस दीवार को फांद सके जिसके बारे में उस पहलवान ने जिक्र किया था। अब क्योंकि वो शहर, मतलब जहाँ किम को जाना है, वहां पर जमीन से एक दीवार उठी हुई है, जिसकी वजह से वो लोग बाय रोड किसी भी व्हीकल से नहीं जा सकते। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट सोच रहा है कि वो हेलीकॉप्टर से वहां जाएंगे। तो फिर वो तीनों चीफ ऑफ स्टाफ से मिलने अंदर कमांड सेंटर में चले जाते हैं। जिसके बाद हम जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को अपने ऑफिस में देखते हैं, जहाँ एक सोल्जर आके उससे कहता है कि उनसे मिलने कोई आया है। फिर एक दूसरे को सैल्यूट मारने के बाद वो सोल्जर चीफ ऑफ स्टाफ को सब कुछ बता देता है, और ये भी कि कैसे किम और ड्राइवर की मदद से वो उन तक सही सलामत पहुंच पाया। चीफ ऑफ स्टाफ किम और ड्राइवर को ऊपर इनवाइट करता है, और हम अगले पैनल में देखते हैं कि वो हमारे प्रोटैगनिस्ट और ड्राइवर का शुक्रिया अदा कर रहा है, ये कहकर कि उन्होंने ना कि सिर्फ उस सोल्जर की बल्कि उनके देश की बहुत बड़ी मदद की है, जिसके लिए वो उनके आभारी हैं। जिसके बाद दोस्तों, किम उनसे एक हेलीकॉप्टर की मांग रखता है, और उस हेलीकॉप्टर के बदले में किम उन्हें जितना उन्हें चाहिए उतना खाना पीना और जरूरी जो भी चीजें हैं वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। हालांकि उन्हें किम को एक हेलीकॉप्टर देने में कोई हर्ज नहीं है, मगर वो चीफ ऑफ स्टाफ कहता है कि उनकी एक शर्त है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहता है कि अब क्योंकि हेलीकॉप्टर एक स्ट्रेटेजिक एसेट है तो वो उसे किम को यूं ही बोरो करने नहीं दे सकता। लेकिन अगर किम अवेकन मेंबर के रूप में मिलिट्री को ज्वाइन करता है तो उसे जो चाहिए वो गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। हालांकि इस पॉइंट पर गवर्नमेंट का नाम लेना सही नहीं होगा, क्योंकि वो लोग भी नहीं जानते कि इस समय उनकी कोई गवर्नमेंट है भी या नहीं। वो कहता है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट की वजह से बाहर की परिस्थितियां खराब हो रखी हैं, और वो नहीं जानते कि ऐसे में जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है वो काफी है या नहीं। तो इसलिए चीफ ऑफ स्टाफ को हमारे प्रोटैगनिस्ट की हेल्प चाहिए। वो कहता है कि किम की मदद से वो इन परिस्थितियों को सुधार सकते हैं। मगर हम जानते हैं कि किम ने ये ऑफर पहले भी नकार दिया है, और वो एक बार फिर नकार देता है, ये कहकर कि उसके लिए फिलहाल उसके परिवार की सेफ्टी को इंश्योर करना उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए वो फिर से आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सकता। अब दोस्तों, क्योंकि किम ने उसके ऑफर को नकार दिया है तो वो चीफ ऑफ स्टाफ भी हेलीकॉप्टर देने से मना कर देता है। लेकिन वो चीफ ऑफ स्टाफ जान गया है कि किम की एबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो ये भी देखता है कि किम बड़े शांत रूप से वहां से जाने के लिए निकला है, जैसे कि मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसे हेलीकॉप्टर मिले या ना मिले। तो वो चीफ ऑफ स्टाफ थोड़ा बेचैन हो गया, और वो किम के सामने एक और ऑफर रखता है। वो कहता है कि सियोल स्टेशन पर कुछ समय पहले उन्होंने कुछ अवेकन लोगों को असेंबल किया था, मगर अब वो लोग स्केलेटन मॉन्स्टर्स की वजह से वहीं पर फंसे हुए हैं। हालांकि उनके साथ कम्युनिकेशन अभी भी स्मूथली चालू है, मगर उनके पास फिलहाल कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि वो उन लोगों को वहां से निकाल पाए, क्योंकि उन स्केलेटन मॉन्स्टर्स ने उनका वहां जाने तक का रास्ता ब्लॉक कर रखा है, और ऊपर से वो मॉन्स्टर्स भी बहुत सारे हैं। तो वो चाहते हैं कि किम उन मॉन्स्टर्स से किसी तरह बचते बचाते उन लोगों को वहां से निकाल कर यहाँ ले आए, और अगर वो अपने काम में कामयाब हो जाता है तो वो उसे हेलीकॉप्टर देने के लिए तैयार है। अब क्योंकि चीफ ऑफ स्टाफ ने किम को पहले ही बता दिया था कि उन स्केलेटन मॉन्स्टर्स को कैसे हराना है, तो किम उसका ऑफर मान लेता है, और हम देख सकते हैं कि किम और ड्राइवर सियोल स्टेशन जाने के लिए निकल गए हैं। लेकिन किम और ड्राइवर अकेले नहीं है, हम देख सकते हैं कि उनके साथ मिलिट्री की कुछ गाड़ियां भी हैं जो इस रेस्क्यू मिशन में किम का साथ देने के लिए आई हैं।
और दोस्तों सिर्फ कुछ ही पैनल्स में बड़ी आसानी से किम और ड्राइवर उन स्केलेटन मॉन्स्टर से बचते बचाते सियोल स्टेशन पहुंच जाते हैं। बट जब किम उन सभी अवेकन सोल्जर्स को लेकर वापस जा रहा था तो तब उनका सामना दूसरे स्केलेटन मॉन्स्टर से होता है। और हम देख सकते हैं कि उसने एक चमकीला आर्मर भी पहना हुआ है, जो दर्शाने के लिए काफी है कि ये स्केलेटन बॉस मॉन्स्टर के लेवल का है, जिसे ये आर्मी के लोग स्केलेटन नाइट के नाम से बुलाते हैं। अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि आर्मी सहित सभी लोग उस स्केलेटन बॉस मॉन्स्टर को देखकर हैरान रह गए हैं, क्योंकि वो स्केलेटन मॉन्स्टर किसी दूसरी भाषा में उनसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, जो यहाँ किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर दोस्तों वो बॉस मॉन्स्टर किसी चीज का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो कुछ भी वो बॉस मॉन्स्टर बोलने की कोशिश कर रहा था वो अब बाकियों को भी समझ में आ रहा है। शायद उसने यहाँ किसी मैजिकल चीज का इस्तेमाल किया है अपनी भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए। वो बॉस मॉन्स्टर कहता है कि उसका नाम गावेन है, जो नाइट किंग को सर्व करने वाले 12 नाइट्स में से एक है। फिर किम के द्वारा हमें पता चलता है कि उसने मैजिक स्टोन्स को तोड़कर कोई मैजिक इस्तेमाल किया है अपनी बातों को इस दुनिया के लोगों तक पहुंचाने के लिए। वो किम से कहता है कि क्या वो एक मेज है जो उसे ललकार रहा है और उन्हें क्यों उसके इलाके में इतनी दिलचस्पी हो रही है। एंड सरप्राइजिंगली वो वर्क एथिक्स का बहाना देकर कहता है कि इंसान अधीर हो रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पायनियर का सिर्फ पहला ही फेज है। मगर वो आगे अपनी बात को कंप्लीट कर पाता उससे पहले ही किम उस पर हमला कर देता है, जिसे उस स्केलेटन नाइट ने बड़ी आसानी से ब्लॉक भी कर दिया। मगर किम यहाँ रुकता नहीं है। बिना उस स्केलेटन नाइट के सामने कुछ बोले हमारा प्रोटैगनिस्ट उस पर अपने हमले जारी रखता है, ये जानते हुए भी कि उसके हमले इस बॉस मॉन्स्टर को एक घाव भी अब तक नहीं दे पाए हैं। अब क्योंकि किम को अपने हमलों से ये तो पता चल गया है कि इस बॉस मॉन्स्टर की फाइटिंग स्टाइल क्या है, तो वो अपनी एबिलिटी को और अपग्रेड करने के लिए 50 पत्थर डाल देता है, जिसकी वजह से उसकी ट्रैकिंग डिलीवरी अनलॉक हो गई। और उस ट्रैकिंग डिलीवरी वाली स्किल का इस्तेमाल करके वो पैक्स को ऑर्डर देता है कि उसे किस सीक्वेंस में उस मॉन्स्टर पर अटैक करना है। और दोस्तों किम का वो अटैक उस पर तब तक जारी रहा जब तक कि वो बॉस मॉन्स्टर और गुस्सा नहीं हो गया, जिसकी वजह से किम जान गया है कि उस मॉन्स्टर को कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। अब जबकि चीफ ऑफ स्टाफ ने किम को इन स्केलेटन मॉन्स्टर्स की कमजोरी के बारे में पहले ही बता दिया था, तो तब वो पैक्स को एक बार फिर प्लेट्स के जरिए उसके मैजिक कोर पर निशाना लगाने के लिए कहता है, जिसके बाद हम उस बॉस मॉन्स्टर की खोपड़ी को हवा में उड़ते हुए देखते हैं, जो दर्शाता है कि वो बॉस मॉन्स्टर अब हार चुका है। और ये उस बॉस मॉन्स्टर के कुछ आखिरी शब्द थे। जिसके बाद किम उस मॉन्स्टर से मिले पत्थरों को जमा कर लेता है। नोटिफिकेशन के द्वारा हमें पता चलता है कि उस स्केलेटन नाइट बॉस मॉन्स्टर से किम को 2 बड़े पत्थर और एक रीइंफोर्समेंट पत्थर मिला है। दोस्तों आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं कि एक बड़े पत्थर की वैल्यू 100-200 मामूली पत्थर के बराबर है, जिसे इस दुनिया में लोग माना स्टोन भी कहते हैं। और रीइंफोर्समेंट पत्थर एक टाइप का मैजिक स्टोन है, जिसके अंदर किसी एक मैजिक एट्रीब्यूट का मैजिक भरा हुआ होता है। दोस्तों स्केलेटन नाइट और किम की फाइट देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी अभी किम ने एक ऐसे मॉन्स्टर को हराया जिसे चीफ ऑफ स्टाफ ने हमारे प्रोटैगनिस्ट को बचने के लिए कहा था। यहाँ तक कि वो चीफ ऑफ स्टाफ भी हैरान है किम की इस बहादुरी को सुनकर। वो एक बार फिर किम और ड्राइवर को आर्मी ज्वाइन करने के लिए पूछता है। वो इतना इम्प्रेस हो गया है किम की ताकत से कि वो ऑलरेडी किम और ड्राइवर को अपना साथी मान चुका है। वो चीफ ऑफ स्टाफ कहता है कि वो जब अपने पूरे परिवार से फिर से मिल लेगा तो तब वो चाहता है कि वो एक बार फिर उनके इस ऑफर के बारे में सोचे, जो दर्शाता है कि किम की कंट्री को किम जैसे फाइटर्स की कितनी ज्यादा जरूरत है। वो लोग कितने डेस्परेट हैं इस मुश्किल की घड़ियों में किम जैसे एक मामूली बंदे को हायर करने के लिए। वैसे किम भी इनकी सिचुएशन को समझ सकता है, मगर उसने भी बैरली मैनेज किया है, तो उसे लगता है कि चीफ ऑफ स्टाफ को उससे इतनी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। हो सकता है कि वो आज जीता है तो वो कल हार भी सकता है, लेकिन उसका मेन कंसर्न चीफ ऑफ स्टाफ का वो ऑफर नहीं है। इस वक्त किम का मेन कंसर्न है उस जैसे स्केलेटन बॉस मॉन्स्टर का आना। अब जैसा कि उसने बताया कि वो 12 नाइट्स में से एक है, यानी ऐसे और 11 बॉस मॉन्स्टर्स हैं इस इलाके में जिनसे इस वक्त किम और बाकियों को खतरा है, क्योंकि उस बॉस मॉन्स्टर के खिलाफ मिलिट्री के वेपन्स भी पूरी तरह बेकार साबित हुए हैं, जबकि उसके द्वारा फेंके गए बॉलिंग बोल्स ज्यादा असरदार साबित हुए हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पीछे का लॉजिक भी किम को समझ में नहीं आ रहा है। जिसके बाद वो चीफ ऑफ स्टाफ किम को कहता है कि उसे जहाँ जाना है वहां पर खतरा इससे भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि वहां पर कमांड सेंटर ने अपने कुछ लोगों को एरिया की जांच पड़ताल करने के लिए भेजा था, लेकिन उन उठती हुई दीवारों की वजह से आज तक वो उन लोगों को वहां से बाहर नहीं निकाल पाए हैं। हालांकि वो समय समय पर एरियल व्हीकल्स के जरिए उस एरिया की जांच करते रहते हैं, जिससे उन्हें एटलीस्ट ये तो पता है कि वहां रहने वाले सभी सुरक्षित हैं, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन अभी भी काम कर रहा है। तो वो यहाँ हमारे प्रोटैगनिस्ट को दिलासा देते हैं कि वहाँ जो कोई भी रह रहा है उसके परिवार में से वो सभी सुरक्षित होंगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ये बात पहले से ही जानता है, क्योंकि उस एरिया में और कोई नहीं बल्कि उसकी दूसरी बड़ी बहन रहती है, जो एक एक्चुअल मॉन्स्टर है इन दूसरी दुनिया से आए हुए मॉन्स्टर्स के मुकाबले। शायद किम यहाँ उसके लड़कों वाले शौक के बारे में बात कर रहा है, यानी वो उस वक्त की बात कर रहा है जब वो हमारे मेन कैरेक्टर को लगातार बचपन में मारती रहती थी। जिसके बाद चीफ ऑफ स्टाफ किम और ड्राइवर को दिखाते हैं कि वो उन्हें कौन सा हेलीकॉप्टर दे रहे हैं, जिसे देखकर ड्राइवर की कुछ ये शक्ल थी। वो चीफ ऑफ स्टाफ कहता है कि ये वो हेलीकॉप्टर है जो वो हमारे मेन कैरेक्टर को देना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो उनके लिए किम ने अब तक किया है
उसके लिए वो लोग एटलीस्ट इतना तो डिजर्व करते ही हैं। और वैसे भी उसने किम को पहले ही कह दिया था कि वो लोग किम और ड्राइवर को पहले ही उनका साथी मान चुके हैं। तो ऐसे में चीफ ऑफ स्टाफ किम को उनके पास जो सबसे बेस्ट है वही देना चाहता था, ताकि किम और ड्राइवर को रियलाइज हो सके कि वो लोग उनके देश के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। फिर तभी ड्राइवर को अपनी जिंदगी में पहली बार एक खिड़की दिखती है जिसमें लिखा है कि वो इस हेलीकॉप्टर को चलाने की एबिलिटी 50 पत्थर डालकर अनलॉक कर सकता है। दोस्तों, ड्राइवर की एबिलिटी का नाम है बेस्ट ड्राइवर, जिसकी वजह से वो किसी भी तरह के व्हीकल को बड़ी आसानी से चला सकता है। जिससे हमें पता चलता है कि किम की तरह ड्राइवर लेवल अप नहीं हो सकता, क्योंकि जिस भी व्हीकल को ड्राइवर ने अपनी पूरी जिंदगी चलाया भी नहीं होगा, तो उसके लिए उसे सिंपली उस व्हीकल को पत्थरों के जरिए रजिस्टर करना होगा ताकि वो उस व्हीकल को चला सके। यानी ड्राइवर की एबिलिटी में लेवल अप करने का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जिसके बाद दोस्तों वो चीफ ऑफ स्टाफ वाला बंदा किम और ड्राइवर को पूरी सूटकेस भर के पत्थर देता है, ये कहकर कि वो इन पत्थरों को बाद में देने वाला था जब किम उसकी बात सुनकर आर्मी में ज्वाइन करता। मगर वो कहता है कि उसके बजाय ये सही वक्त है किम को ये पत्थरों से भरी ब्रीफकेस देने का, और ये आर्मी की तरफ से किम के लिए एक तोहफा है जिसे वो दोनों बड़ी खुशी खुशी कबूल करते हैं। दोस्तों, इस सूटकेस में पूरे 200 पत्थर हैं, जिसमें से ड्राइवर सिर्फ 50 पत्थर लेता है और बाकी के वो किम को वापस दे देता है। फिर दोस्तों वो ड्राइवर हेलीकॉप्टर उड़ाने की एबिलिटी को पाकर कितना खुश हुआ हम यहाँ देख ही सकते हैं। वो कहता है कि वो अब हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। जिसके बाद वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर टेक ऑफ की तैयारी करते हैं। ड्राइवर कहता है कि टेक ऑफ करने में उसे थोड़ा वक्त लगेगा, तो वो चाहता है कि किम मेंटली खुद को प्रिपेयर कर ले टेक ऑफ के लिए, जिसे सुनकर किम ऑलमोस्ट रो पड़ा था। अब दोस्तों जब तक वो ड्राइवर टेक ऑफ की तैयारी करता है, हमारा मेन कैरेक्टर तब तक अपने सब स्पेस की नोटिफिकेशंस को चेक करता है, जहाँ लिखा है कि उसके पास अभी इस वक्त 2 बड़े पत्थर और एक इनहेंसमेंट पत्थर है। एक बड़े पत्थर की वैल्यू 100 रेगुलर पत्थरों के बराबर है, और उन सबको अगर मिलाकर देखे तो किम के पास इस वक्त कुल मिलाकर 1400 पत्थर जमा हो चुके हैं, जिसमें से किम पहले 1000 पत्थरों को अपने सब स्पेस के लेवल को बढ़ाने में लगा देता है। मगर उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो इस एनहेंसमेंट पत्थर का क्या करे जो उससे उस स्केलेटन बॉस मॉन्स्टर को हराने पर मिला है। उस खिड़की के अनुसार किम के पास इस वक्त जो इनहेंसमेंट पत्थर है उसकी मैजिकल एट्रीब्यूट है आग। हालांकि इस आग वाली एट्रीब्यूट का लेवल अभी भी कम है, लेकिन उस पत्थर के साथ आग की 2 अलग अलग पेनिट्रेशन और इग्निशन जैसी एबिलिटीज भी हैं। इस पत्थर को डिस्क्राइब करते हुए खिड़की में लिखा है कि इनहेंसमेंट पत्थरों की और रेगुलर पत्थरों की ओरिजिन एक ही है, लेकिन इनहेंसमेंट पत्थर की खास बात यह है कि उसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी भरी हुई होती हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। सिस्टम के अनुसार उस पत्थर की प्रॉपर्टीज को किसी भी हथियार के साथ मिलाकर उसे एक मैजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जो डिपेंड करता है उस इनहेंसमेंट पत्थर की मैजिक लेवल और एट्रीब्यूट्स पर। मतलब सपोज अगर किम उस पत्थर का इस्तेमाल किसी ऑटोमेटिक गन पर करता है, तो वो गन कोई साधारण गोलियां छोड़ने के बजाय आग वाली गोलियां छोड़ेगी। लेकिन यहाँ पर उस पत्थर का कहाँ कैसे इस्तेमाल करे वो डिसाइड करना किम के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो श्योर नहीं है कि ये इनहेंसमेंट पत्थर कितना ताकतवर है या है भी या नहीं। बट अब जबकि किम के पास सिर्फ एक ही मौका है उस पत्थर का इस्तेमाल करने का, तो वो ज्यादा कुछ सोचने के बजाय उसका इस्तेमाल किसी ऑटोमेटिक गन या मशीन गन पर करने के बजाय बॉलिंग बॉल पर करता है, जिसे पैक्स ने किम के कहने पर एक अलग ही प्रोडक्ट के रूप में रजिस्टर कर दिया। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस स्केलेटन नाइट पर किसी गन या ग्रेनेड का कोई असर नहीं हो रहा था। जिस हथियार ने उस स्केलेटन नाइट को हराया वो था किम का बॉलिंग बॉल। तो इसलिए यहाँ पर किम को लगा होगा कि अब जबकि बाकी के और 11 स्केलेटन नाइट्स के साथ उसे लड़ना ही है, तो वो उसका ही इस्तेमाल कर सकता है जिससे उन मॉन्स्टर्स को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। और इसलिए किम ने सोचा कि उस बॉलिंग बॉल की लिटरल फायर पावर को बढ़ाना ही फिलहाल सबसे स्मार्ट चॉइस है। और फिर दोस्तों किम और ड्राइवर टेक ऑफ करके वहां से निकलने ही वाले थे कि किम को एक बार फिर नोटिफिकेशन की खिड़की दिखती है, जिसमें लिखा है कि उसके सब स्पेस का लेवल अप प्रोसेस अब कंप्लीट हो गया है, जिसमें उसकी कुछ स्किल्स भी अनलॉक हो गई हैं। अब दोस्तों इसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं एक एक कर सब कुछ बता देता हूँ। पहला है आइटम रिट्रीवल अपग्रेड, जिसमें अब किम उस स्किल का इस्तेमाल करके उन इंसानों को भी रिट्रीव कर सकता है जो उसके सब स्पेस में पहले ही रजिस्टर हो चुके हैं। दूसरा है शिपिंग साइज इंक्रीमेंट, जिसमें किम टेम्पररी किसी भी प्रोडक्ट की साइज को बदल सकता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की शिपिंग से पहले, लेकिन साइज की लिमिट को कम या ज्यादा करने के लिए उसे हर बार पत्थर डालने होंगे, यानी जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स उतने ही ज्यादा पत्थर। फिर दूसरी खिड़की में लिखा है कि वो क्या क्या अनलॉक कर सकता है। सबसे पहला है सब स्पेस लेबोरेटरी अपग्रेड, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। फिर दूसरा है हीलिंग इफेक्ट, जो हिस्सा है सब स्पेस लाइफ सपोर्ट सिस्टम का। इसका इस्तेमाल करके किम अपने सब स्पेस में कॉन्स्टेंटली कमजोर हीलिंग इफेक्ट मेंटेन कर सकता है। फिर तीसरी चीज है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन, जिसका इस्तेमाल करके किम किसी भी बाहरी चीज को अपने सब स्पेस में एज अ फैसिलिटी प्रोडक्ट रजिस्टर कर सकता है। बशर्ते है कि उस प्रोडक्ट को फैसिलिटी की पहले से ही अवेलेबल कैटेगरी में छांटना होगा। यानी अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो फिलहाल किम सिर्फ उन्हीं बाहरी चीजों को रजिस्टर कर सकता है जो उसके सब स्पेस की कैटेगरी में आती हो। यानी समझो किम को अगर कोई डेयरी वाली चीज या कोई खाने पीने की चीज रजिस्टर करवानी है तो वो फैसिलिटी की कैटेगरी में जाएगा,
और अगर किम को मिलिट्री की कोई मशीन या किसी तरह का ऐसा रेयर आइटम रजिस्टर करना है जो उसके पास नहीं है और जिसका एक्सेस सिर्फ मिलिट्री के पास होता है, तो वो चीज मिलिट्री बेस की कैटेगरी में जाएगी। लेकिन यहाँ पर किम के लिए प्रॉब्लम ये है कि उन जैसी बाहरी चीजों को रजिस्टर करने के लिए किम को पत्थर देने होंगे, और वो भी हर बार। बट किम को सिस्टम में कितने पत्थर डालने होंगे वो डिपेंड करेगा उस प्रोजेक्ट की साइज, वेट और उसकी ओवरऑल वैल्यू पर। अब दोस्तों ये सारी स्किल्स भी फ्री नहीं है, क्योंकि इन सभी स्किल्स को अनलॉक करने के लिए किम को 250 पत्थर अलग से देने होंगे। अब दोस्तों ये सारी स्किल्स किम के कितने काम आ सकते हैं ये मुझे अब इतने एक्सप्लेनेशन के बाद शायद बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि किम, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अब तक सिर्फ उन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर सकता था जो उसे बाय डिफॉल्ट फैसिलिटी या मिलिट्री बेस प्रोवाइड करती थी। लेकिन अब वो इन स्किल्स की मदद से वो सारी चीजें भी स्टोर करके रख सकता है जो उसके पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि किम के सब स्पेस में फिलहाल सिर्फ दो ही कैटेगरीज हैं, एक है लॉजिस्टिक सेंटर और दूसरा है मिलिट्री बेस, जिसकी वजह से वो सिर्फ उन्हीं चीजों को रजिस्टर कर पाएगा जो इन कैटेगरीज में बैठती हों। और फिर दोस्तों किम कुछ ऐसा करता है जो मैंने भी नहीं सोचा था। वो सिस्टम से सबसे पहले कंफर्म करता है और वो लोग जिस हेलीकॉप्टर में इस वक्त सवार हैं उसको, यानी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को, किम मिलिट्री बेस की कैटेगरी में रजिस्टर करता है। जिससे क्या हुआ कि वो हेलीकॉप्टर अब किम की फैसिलिटी का एक हिस्सा बन चुका है, जिसका इस्तेमाल करते हुए किम वहां से जाने से पहले चीफ ऑफ स्टाफ की आंखों के सामने ही अपने सब स्पेस में से ऐसे ही 2-4 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गिरा के वहां से उड़ जाता है, जो हॉनेस्टली बहुत ही चैड मूव था। फिर दोस्तों अगले पैनल में हम किसी दूसरे स्केलेटन मॉन्स्टर को देखते हैं, जिसकी खोपड़ी पे एक नुकीला ताज सजा हुआ है और वो ऐसे बैठा है जैसे मानो वो यहाँ का राजा हो। वो यहाँ पर किसी से बात कर रहा है। वो कहता है कि इस दुनिया में एंट्री करने के लिए लेवल परमिट 8वें टीयर का है, यानी किसी हाई लेवल जादूगर को अगर इस दुनिया में आना है तो उसे अपना लेवल गिरा कराना होगा, जैसे वो खुद आया है। और लेवल गिराना मतलब यानी किसी भी बाहरी मॉन्स्टर को इस दुनिया में कदम रखने के लिए खुद का लेवल गिराकर यानी लेवल 1 बन के आना होगा, और शायद तभी बाहरी दुनिया से लोग यहाँ आ सकते हैं। तो स्केलेटन मॉन्स्टर को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई बहुत बड़ा जादूगर अपना लेवल गिराने के लिए राजी कैसे हो गया, और राजी हुआ तो हुआ, वो यहाँ उसके इलाके में आकर उसी के मॉन्स्टर को क्यों मार रहा है। तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा कर क्यों रहा है। दोस्तों ये स्केलेटन मॉन्स्टर उसी की बात कर रहा है जिसे अभी अभी किम ने मारा है, और उसके नजरिए में वो बड़ा जादूगर और कोई नहीं बल्कि किम होगा। वो मॉन्स्टर अंदाजा लगाता है कि उसके जैसा बड़ा जादूगर इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आया होगा ताकि वो यहाँ आकर बाकियों से पहले इस दुनिया को अपना बना सके, इससे पहले कि ये दुनिया बाहरी दुनिया के लोगों के लिए पूरी तरह से खुल जाए। जिसकी वजह से वो मानता है कि वो जादूगर उसके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, मगर वो जल्दबाजी करना नहीं चाहता है। वो स्केलेटन मॉन्स्टर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि उसे गावेन के लिए दुख है, मगर उनके लिए फिक्र वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो जितने चाहे उतने मैजिक स्टोन्स या इनहेंसमेंट स्टोन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। उन्हें बस हार्वेस्ट के खत्म होने का इंतजार करना है। उनका ऑब्जेक्टिव पूरा होते ही वो लोग उनका महल छोड़कर निकल पड़ेंगे उस बड़े जादूगर को मारने के लिए। बट फिर दोस्तों स्केलेटन मॉन्स्टर का दूसरा साथी कहता है कि उसने अभी अभी कुछ महसूस किया है। वो उसे बताता है कि कोई अभी अभी उनके इलाके में दाखिल हुआ है, मगर वो कह नहीं सकता कि जो दाखिल हुआ है वो है कौन। मगर नुकीले ताज वाला मॉन्स्टर उसे रिलैक्स होने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके इलाके में दाखिल होने वाले वही मामूली लोग होंगे जिनसे वे अब तक लड़ते आए हैं। और वैसे भी वो कहता है कि उसके छत के बंद होने का समय हो गया है, जिसकी वजह से उसे नहीं लगता कि उन्हें उन जैसे लोगों पर अपना वक्त जाया करना चाहिए। अगले पैनल में हम देखते हैं कि किम और ड्राइवर उस बड़ी सी दीवार को फांदने के बाद अंदर आ गए हैं, मगर ड्राइवर कहता है कि उसे लैंडिंग की कोई भी जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके बिल्कुल नीचे ही एक स्केलेटन मॉन्स्टर किसी दूसरे मॉन्स्टर से लड़ रहा है। तो उसे लगता है कि ऐसे में उस खाली जगह लैंडिंग करना सेफ नहीं होगा। मगर जब किम ने भी ड्राइवर की बात सुनकर नीचे देखा तो तब वो हैरान हो गया। वो ड्राइवर से कहता है कि जो स्केलेटन नाइट मॉन्स्टर से लड़ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन है। और दोस्तों ये है चैप्टर का वो आखिरी पैनल जहां हम किम की दूसरी बड़ी बहन को देख सकते हैं।